ठीक है, ये पढ़ते हैं। अवर चेंजिंग अर्थ। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. तो जो लिथोस्फेयर मतलब किसको बोलते हैं? मिट्टी को ही बोलते हैं अपन लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर होती है जमीन, जो मिट्टी होती है वो होती है लिथोस्फेयर। तो द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो जो लिथोस्फेयर है, जो अपनी लैंड है, जो अपनी मिट्टी है ना, मिट्टी जिसके ऊपर अपन रहते हैं, वो जो मिट्टी है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। उसको ब्रोकन किया गया है नंबर ऑफ प्लेट्स में, तो उनको बोलते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं उनको। तो जो ऊपर ही ऊपर वाली मिट्टी है उसको कुछ और नाम से बोलते हैं, उसके नीचे वाली जो मिट्टी है उसको कुछ और नाम से बोलते हैं। तो इस तरह से उसको डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया है उसको प्लेट्स के अंदर, तो उनको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेयर आ जाए मतलब, लिथोस्फेयर का मतलब होता है मिट्टी, ये समझना है बस। You will be surprised to know that these plates move around very slowly. तुम्हें सरप्राइज होगा ये जान के कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती है, मूव अराउंड वेरी स्लोली, मतलब इधर उधर मूव करती है बहुत ही धीरे धीरे। कि अपन सोचेंगे कि अपन जमीन पे खड़े रहते हैं, अगर मूव करती तो हमको पता नहीं चलता क्या मूव कर रही है, अपन को नहीं पता चलता। वो मूव करती है बहुत ही स्लोली स्लोली मूव करती है, ठीक है, बट अपन को नहीं पता रहता। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। एक साल में देखो, एक साल में कितना कम चली है, तो तुम समझ लो कितना धीरे चलती होंगी। अ फ्यू मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स इस तरह, जैसे जो अपना स्केल होता है ना, मैथ्स में जो अपन यूज करते हैं स्केल, जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, स्केल के अंदर 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर ही कितना छोटा होता है, उसके अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। एक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। तो तुम स्केल को देखोगे तो उसमें 0 से 1 के बीच में जो है ना, इतना सा खिसकती है, देख लो, वो तो 10 मिलीमीटर है। तो ये तो 1-2 मिलीमीटर ही खिसकती है एक साल के अंदर। तो बहुत स्लोली मतलब मूव करती है ये प्लेट्स, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मूव भी कर रही है क्या। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, हर साल थोड़ा सा मिलीमीटर मूव करती है बस, कुछ कुछ फ्यू मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स मतलब बता देना मैंने तुम्हें, 0 से 1 के बीच में होते हैं 10 मिलीमीटर्स। तो थोड़े बहुत मिलीमीटर ये मूव करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, पिघला हुआ मैग्मा उसको बोलते हैं, जो लावा होता है, मतलब उबलता हुआ लावा, रेड रेड कलर का, उसको मैग्मा बोला जाता है उसको इंग्लिश में। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। जो मैग्मा होता है वो मूव करता रहता है, तो उसके ऊपर की जो वो लेयर होती है वो भी थोड़ी 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 खिसकती रहती है, मूव करती है। इसकी वजह से मूव करती है सारी जो लेयर्स, मोल्टन मैग्मा की वजह से। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो लावा तो हम कह देते हैं जब वो सरफेस, अर्थ की सरफेस से बाहर निकल जाता है ना, बाहर निकल के ज्वालामुखी वॉल्केनो बनाता है, तो वो लावा ही बनाता है वॉल्केनो। जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा नाम दे देते हैं, और जब वो अर्थ के सरफेस के अंदर रहता है तो हम उसको मैग्मा नाम होता है उसका। मैग्मा तो उसको जब वो अर्थ की सरफेस के अंदर रहता हो, और लावा जब वो सरफेस से बाहर निकल जाता हो। चलो यहाँ से मैं दिखा देती हूँ तुमको एक बार। मैग्मा देखो, वेरी हॉट लिक्विड रॉक फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे बहुत ही गर्म जो रॉक्स होती हैं वो पिघल जाती है सब एक तरह से। पृथ्वी के नीचे बहुत गर्म द्रवीभूत चट्टान, लिक्विड रॉक, लिक्विड फॉर्म में होती है वो जो चट्टाने होती है, वो पिघल जाती है। इतनी इतनी गर्मी होती है अर्थ के अंदर, बहुत ज्यादा गर्म होता है अर्थ के अंदर वाला पार्ट। तो वेरी हॉट लिक्विड रॉक्स, तो रॉक्स होती है, चट्टाने होती है जो कि लिक्विड बन जाती हैं उसकी वजह से, हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से। वेरी हॉट लिक्विड रॉक फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। और लावा होता है जो वो सरफेस से बाहर आ जाता है। लावा देखो, हॉट लिक्विड रॉक दैट कम्स आउट ऑफ अ माउंटेन विद एन ओपनिंग इन द टॉप वॉल्केनो। ज्वालामुखी से निकली गर्म पिघली चट्टाने लावा, अर्थ से भी जब बाहर आता है तो वो लावा कहलाता है। फिर वो वॉल्केनो बना लेता है, ज्वालामुखी बन जाता है धीरे 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 धीरे। फिर उसके मुंह में से जो निकलता है ना उबलता उबलता, वो लावा।
मतलब लावा बाहर आने के बाद उसको हम लावा बोलते हैं, और जब अंदर रहेगा सरफेस के तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। चीज एक ही है वो। सौरभ सुन रहे हो ना? हेलो सौरभ, यस। सुन रहे हो यस ना? मैम। हाँ सुनते रहना, इधर उधर मत हो जाओ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्मा इनसाइड द, तो बताओ मैग्मा क्या होता है? मैग्मा और लावा क्या होता है? मैम जो लावा होता है ना, वोल्केनो, उसके नीचे नीचे होता है। और मैग्मा, मैग्मा कहाँ पे होता है? मैग्मा, मैग्मा बॉटम में। अच्छा, और लिथोस्फेयर क्या होता है? वो जमीन। जमीन। हाँ सुनते जाओ ढंग से। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा होता है अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर जो रॉक होती है ना, रॉक मतलब चट्टाने, चट्टाने क्या होती है, गर्म होके पिघल जाती है, तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जो चट्टाने होती हैं, पत्थर की जो चट्टाने होती हैं, पत्थर समझ लो, चट्टान मतलब पत्थरों से बना होता है ना चट्टाने, तो जो पत्थर होता है वो क्या होता है, पिघल जाता है अंदर, अर्थ के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा। इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर होता है। मोल्टन मतलब पिघले हुए फॉर्म में, मोल्टन बोलते हैं पिघली हुई चीज को। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। तो जो मोल्टन मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, वो मूव करता है सर्कुलर मैनर में, मतलब गोल गोल मूव करता है अर्थ के अंदर, एज शोन इन द एक्टिविटी, एक्टिविटी के अंदर दिखा रखा है। अच्छा, इसके लिए दिखा रखा होगा, ये पढ़ेंगे बाद में अपन। The movement of these plates causes change on the surface of the earth। तो ये जो प्लेट अंदर का मैग्मा मूव करता है, इसकी वजह से ऊपर की जो प्लेट होते हैं, प्लेट का मतलब हो गया जमीन के बड़े बड़े टुकड़े, उनको ही प्लेट्स बोला जाता है। तो द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, ये जो प्लेट्स होती हैं, जो मिट्टी की प्लेट्स बोल दिया, इनको प्लेट बना दिया, तो जो ये मिट्टी होती है, मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जब प्लेट्स मूव करती है, मिट्टी जब मूव करती है, इधर से इधर घूमती है, मूव करती है, मूवमेंट होता है, तो उसकी सरफेस में भी चेंजेस होते हैं, अर्थ की सरफेस में भी। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। तो अर्थ के मूवमेंट को, मिट्टी का मूवमेंट होना, इसको डिवाइड किया गया है, दो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। किस पे बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। हेलो, हाँ हेलो सौरभ, वो शेयर कर रही हूँ मैं वापस से, एक मिनट रुको, कॉल आ गया था बीच में। ठीक है, फिर हाँ नेक्स्ट, हाँ थे। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। अर्थ का जो मूवमेंट है, इसको दो उसमें डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। जिस फोर्स की वजह से अर्थ का मूवमेंट होता है, जिस फोर्स की वजह से अर्थ का मूवमेंट होता है ना, तो उसी फोर्स के बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के जो अंदर, जो अंदर से जो फोर्स लगता है अर्थ के अंदर से, जिसकी वजह से मूव कर जाती है ये प्लेट्स, तो उस इंटीरियर जो फोर्स लगता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। और जो अर्थ की सरफेस पे फोर्स लग रहा है, तो वो एक्सोजेनिक, अर्थ की सरफेस के अंदर से लग रहा है, वो होता है एंडोजेनिक फोर्स। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर मतलब अंदर, अर्थ के अंदर की तरफ से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। और अर्थ की सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्स बोलेंगे उसको। फिगर 3.1 में दिखा भी रखा है। इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, अर्थ का मूवमेंट
एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स को वापस से दो पार्ट में डिवाइड करा है इन्होंने, सडन फोर्स और डायास्ट्रोफिक फोर्स। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सडन फोर्स में आ जाते हैं जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आता है अपना, वॉल्केनो जो ज्वालामुखी अचानक से फट जाता है ना, सडनली बता के थोड़ी कि कल फटूंगा परसों फटूंगा, वो अपने आप फट जाता है अचानक से। तो ये सडन फोर्स में आ गए। सडन का मतलब होता है अचानक से कोई चीज हो जाती है, जो सडनली कोई चीज हो जाए अचानक। तो अर्थक्वेक, भूकंप अचानक से आते हैं, हमें मतलब पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आ गया, इसीलिए तो इतना लॉस होता है लोगों का और प्रॉपर्टी का। वॉल्केनोज जो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वो भी फट जाते हैं अचानक से। साइंटिस्ट लेकिन प्रिडिक्शन तो कर लेते हैं कि ये वाला ज्वालामुखी है ना, ये इतने अभी ये फटेगा ही नहीं, या ये इतने टाइम में फट सकता है, ऐसे मतलब प्रिडिक्शन तो कर लेते हैं। लेकिन एग्जैक्ट नहीं किसी को पता होता कि अर्थक्वेक कब आएगा या वॉल्केनो कब इरप्ट होगा। वॉल्केनो इरप्ट होना मतलब वॉल्केनो का फटना। लैंडस्लाइड भी सडन फोर्स है। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन होता है, मतलब भूमि का बड़ा सारा टुकड़ा खिसक के नीचे आ जाना, और उसमें लोग दब जाते हैं, उनके घर दब जाते हैं, लैंडस्लाइड, है ना। तो ये सब सडन फोर्सेस है, मतलब ये अचानक से आते हैं, सब सडन फोर्सेस बोलेंगे अपन इनको। और डायस्ट्रॉफिक फोर्स में आ जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग माउंटेन्स। डायस्ट्रॉफिक लिखो सौरभ। यहाँ से लिखो, यहाँ पे तो आ नहीं रहा। The process of movement and deformation of the Earth's crust that give rise to large-scale features such as continent, ocean basins and mountains. हाँ, डायस्ट्रॉफिक का मतलब हो जाता है कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट और डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट मतलब ऊपर की जो मिट्टी होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट मेंटल कोर, जो ऊपर ही ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जिसके अंदर हम प्लांट व्लांट उगाते हैं, जिसपे अपन रहते हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट। जब मिट्टी के भी तीन पार्ट्स में, मतलब जो अर्थ है उसको अपन ने तीन उसमें डिवाइड कर रखा है। ऊपर ही ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट, जो बीच की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल, और उसके अंदर का जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोर। कोर, जैसे मैं डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि ये अपनी अर्थ है गोल गोल, ठीक है। तो ये जैसे मिट्टी है, ये ऊपर ऊपर की जो ये मिट्टी है, इसको तो हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, इस वाली को जिसपे अपन रह रहे हैं क्रस्ट बोलते हैं। इस मिट्टी को जिसपे अपन पेड़ उगाते हैं, जिसपे इंसान रहता है, या फिर जिसपे पेड़ उगा लेते हैं अपन, तो ये क्रस्ट बोलते हैं। ये है ना क्रस्ट, ये लिखा है यहाँ पे, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं इसको। बीच वाली जो लेयर होती है ये, इसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल होती है बीच वाली लेयर, जिसके अंदर पूरा जो लिक्विड जो पाया जाता है ना, लिक्विड, और अंदर ही अंदर वाली जो होती है गोल गोल, इसको बोलते हैं कोर। तो ये भी आ जाएगा तुम्हारे अभी चैप्टर्स में, एसएसटी में ये भी आ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी, तब उसमें और अच्छे से पढ़ा दूंगी। अभी सिर्फ ये समझाने के लिए बताया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट गिव्स राइज टू लार्ज स्केल फीचर सच एज, मतलब अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स अभी मैंने बताया ना, कल बताए थे कि जमीन के बड़े बड़े टुकड़े जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज रहती है, 7 कॉन्टिनेंट है अपनी अर्थ पे। पूरी जो अर्थ है, पूरा जो वर्ल्ड है, जो ग्लोब है अपना, उस पे 7 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब जमीन के बड़े बड़े टुकड़े जिनमें बहुत सारी कंट्रीज रहती है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। तो ये सारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अर्थ के मूवमेंट, मतलब अर्थ क्रस्ट का जो मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स, ओशन और माउंटेन बनते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम डायस्ट्रॉफिक बोला जाता है। नीचे भी दे रखा है और मीनिंग डायस्ट्रॉफिक।
The process by which the earth surface is reshaped through rock movements and displacement formation so made. अर्थ सरफेस इज रीशेप्ड थ्रू रॉक मूवमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट. अर्थ सरफेस का रीशेप होता है. डायस्ट्रॉफिक, the action of the forces that cause the earth crust to be deformed, producing continent change of level. It's इसका मीनिंग लिख लो सौरभ, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिख लो यहाँ से. देखो ये वाला लिख लो. द एक्शन ऑफ द फोर्सेस दैट कॉजेज द अर्थ क्रस्ट. जो अर्थ की क्रस्ट होती है, जो अर्थ के ऊपर की लेयर होती है, उस पे फोर्स लगता है ना, उस वजह से टू बी डीफॉर्म्ड प्रोड्यूसिंग, उसकी वजह से कॉन्टिनेंट, माउंटेन बनते हैं, जमीन के टुकड़े बनते हैं और समुद्र, ओशंस बनते हैं. उसको हम बोलते हैं ये डायस्ट्रॉफिज्म. अर्थ क्रस्ट टू बी डीफॉर्म का डिफॉर्म मतलब टू चेंज और स्पॉइल द नेचुरल शेप और ऑफ समथिंग. मतलब किसी की नेचुरल शेप को चेंज कर देना. डिफॉर्म करना मतलब किसी की भी नेचुरल शेप को चेंज कर देना. टू चेंज और स्पॉइल या फिर खराब कर देना द नेचुरल शेप ऑफ समथिंग. किसी के प्राकृतिक रूप को बिगाड़ देना, विरूपित कर देना, विकृत कर देना, मतलब उसके प्राकृतिक रूप को चेंज कर देना. तो अर्थ का जो प्राकृतिक रूप है वो चेंज हो जाता है. चलो यहाँ समझा रही हूँ, वापस से समझा देती हूँ पूरा अच्छे से. देखो अर्थ मूवमेंट दो फोर्स की वजह से होता है. अर्थ का मूवमेंट मतलब मिट्टी का मूवमेंट, ठीक है. अर्थ प्लेट्स बोलते हैं मिट्टी को, मतलब एक मिट्टी नहीं बोले इसको, प्लेट मतलब जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया और उसको बोल दिया प्लेट, अर्थ प्लेट. अर्थ का मूवमेंट, अर्थ जो प्लेट्स होती हैं, जो अर्थ होती है, मिट्टी होती है, वो मूव कैसे करती है, ये दो फोर्सेस की वजह से मूव करती है. एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, जो अर्थ के अंदर से लगता है, जो फोर्स अंदर से, जो वो पिघला हुआ जो मोल्टन मैग्मा होता है ना, वो हिलता है, तो उसकी अर्थ की प्लेट्स भी मूव करती हैं. एक तो इस वजह से, ठीक है. और एक एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ की सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर से, सपोज ऊपर से अपन इंसानों का या बिल्डिंग का जो भी दबाव, भार जो भी लगता है, ऊपर से जो फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ऊपर से जो फोर्स लगता है वो होता है एक्सोजेनिक फोर्स, और जो अंदर अर्थ के अंदर से जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स. अच्छे से समझ लेना सौरभ. अर्थ का मूवमेंट, मूवमेंट मतलब हलचल या फिर चलना. अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं या जो अर्थ होती है, जमीन का जो टुकड़ा होता है जिसपे अपन खड़े हैं, वो भी मूव करती हैं. अपन को पता नहीं चलता, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे मूव करती है, बहुत ही स्लोली मूव करती है वो. एक साल में जैसे कुछ मिलीमीटर. 1 हाँ 1 ईयर में करती है, बहुत देर, बहुत हाँ हल्का सा. यस, 1 ईयर में बहुत धीरे धीरे, 1 ईयर में सिर्फ मिलीमीटर ही मूव करते हैं, देख लो तो. एक साल में तो कितनी धीरे मूव करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि अपन तो जमीन पे खड़े रहते हैं, अपन को तो कभी महसूस नहीं होता ना कि मूव भी कर रही है क्या अर्थ, अपन को तो नहीं पता चलता मूव कर रही है. तो ये दो फोर्सेस की वजह से मूवमेंट होता है. अर्थ की जो प्लेट्स होती है, जो अर्थ होती है, जो मिट्टी होती है, उसका मूवमेंट दो फोर्स की वजह से होता है. एंडोजेनिक फोर्स होता है जो अर्थ के अंदर से लगता है. अंदर से जो पिघला हुआ मैग्मा होता है ना, वो जब घूमता है, गोल 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 घूमेगा वो तो उसके साथ साथ वो प्लेट्स भी घूमती हैं, बहुत ही धीरे घूमती है. एक्सोजेनिक फोर्स जो अर्थ की सरफेस के ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, ऊपर से, चाहिए अपन अपन लोगों ने इतनी बिल्डिंग्स बना दी, इतना भार है, उसकी वजह से फोर्स लग रहा हो, ठीक है. तो एक्सोजेनिक फोर्स, इन दो फोर्सेस की वजह से अर्थ का मूवमेंट होता है. अब एंडोजेनिक फोर्स को वापस से डिवाइड करें सडन फोर्स में और डायस्ट्रॉफिक फोर्स के अंदर. तो सडन फोर्स तो अचानक से जो फोर्स लगते हैं, जिसमें अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड, ये सारी चीजें आ जाती हैं. डायस्ट्रॉफिक फोर्स क्या होता है, डायस्ट्रॉफिक जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा कि अर्थ का मूव होना, जिसकी वजह से उस पे कॉन्टिनेंट बनते हैं, ओशंस बनते हैं और माउंटेन्स बनते हैं, रॉक्स, चट्टाने, मतलब अर्थ को शेप देता है एक तरह से. बिल्डिंग माउंटेन, इसकी वजह से माउंटेन बनते हैं, ये आ गया ना इसमें. पहाड़ पर्वत बनते हैं इसकी वजह से, इसी की वजह से कॉन्टिनेंट्स और पानी और ये सब डायस्ट्रॉफिक फोर्स की वजह से. एक्सोजेनिक फोर्स में क्या आ जाएगा, जो बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसके अंदर क्या आ जाएगा,
सडन फोर्स तो ये अचानक फोर्स हुए, एंडोजेनिक मतलब अंदर से ही फोर्स लग रहा है, लेकिन अंदर से अचानक से, जहाँ मैग्मा पिघल रहा है ना, तो वहां अचानक से फोर्स लगेंगे, तो नीचे से अचानक से फोर्स लगता है ना, तो अर्थक्वेक ये सब आते हैं। और डायस्ट्रॉफिक में मतलब नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है उस टाइम में माउंटेन और ये सब बन जाते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स, ये जो अर्थ के ऊपर से, अर्थ की सरफेस पे जो फोर्स लगता है, इसके अंदर, इसको अब इसमें डिवाइड करें, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजन करना तो मतलब किसी को मतलब हटा देना, और डिपॉजिट करना मतलब उसको इकट्ठा करना। जैसे सॉइल इरोजन होता है ना, सॉइल का उड़ जाना, सॉइल के ऊपर की जो लेयर है उसका उड़ जाना, उसका इरोज हो जाना। डिपॉजिट होना मतलब जमा हो जाना। तो इससे रिवर, विंड, ये सब इसके एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से ये सब होता है। रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। ये अब नीचे पढ़ लेंगे अपन पूरा अच्छे से, पूरा अच्छे से दे रखे। सिर्फ डायग्राम था, मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया है तुमको, ठीक है, ब्रीफ किया है थोड़ा सा। इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, इसने बोला कि लैंड फॉर्म इवॉल्व होना, मतलब लैंड फॉर्म्स कैसे बनी है, इवॉल्व हुई है, मतलब इवोल्यूशन का मतलब मैंने तुम्हें बताया भी था पहले, सिंपल फॉर्म से एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, या किसी चीज का बनना भी कह सकते हैं अपन। विकसित होना, ठीक है, विकसित होना ध्यान रख लो बस इसका। तो इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म की जो लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म में सब आ जाएगा, जमीन आ जाएंगी, ओशंस आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे, सब आते हैं लैंड फॉर्म में। तो इसका इवोल्यूशन कैसे होता है, मतलब माउंटेन कैसे बन गए, और ओशन, और ये कहीं पे जमीन है, कहीं पे ओशंस है, कहीं पे माउंटेन, ये सब कैसे हुआ। तो ये सब इस वजह से हुआ, अर्थ के मूवमेंट की वजह से होता है सब कुछ। तो इसके बारे में अपन पूरा और पढ़ेंगे आगे अच्छे से। अब आगे पढ़ते हैं अपन लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में, पहले पढ़ देते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है। द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट मैंने तुम्हें बता दिया ना, क्रस्ट मतलब ऊपर की मिट्टी, जिसपे अपन पेड़ पौधे उगाते हैं, जिसपे अपन रहते हैं। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड और इरेगुलर शेप्ड प्लेट स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड द ओशन फ्लोर। देखो इसने क्या बोला है, लिथोस्फेरिक प्लेट किनको बोलते हैं। प्लेट वही है, मिट्टी है, जो मैंने तुम्हें समझा तो दिया, वापस समझा देती हूँ। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज, अर्थ क्रस्ट, क्या अर्थ जो क्रस्ट है, अपनी जो मिट्टी है ऊपर की, ये कंसिस्ट मतलब बने होना, किससे बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज और सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट। मतलब ये लार्ज प्लेट से बनी है, अपनी जो मिट्टी है अर्थ के ऊपर की, वो, उसको प्लेट कह दो। प्लेट मतलब मिट्टी का बहुत ही बड़ा टुकड़ा, उनको बोलते हैं प्लेट्स। तो कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज, कुछ बड़े टुकड़े होते हैं, कुछ छोटे टुकड़े होते हैं। रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट, इरेगुलर शेप के होते हैं, जरूरी नहीं है एक शेप के, कोई बड़ा टुकड़ा कोई छोटा टुकड़ा, उनको बस प्लेट्स बोल दिया। जैसे मुल्तानी मिट्टी नहीं होती, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी की अपन प्लेट्स कह सकते हैं, उसको अपन थोड़ा तोड़ते हैं तो प्लेट्स प्लेट्स में बिखर जाती है, देखा होगा तुमने। ऐसे ही अर्थ को समझ लो, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। और तो इन प्लेट्स पे क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट, इन प्लेट के ऊपर ही तो रखे हैं सारे ये कॉन्टिनेंट और जो ओशन है, ये सब। अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जो ये पूरा समझाया मैंने तुमको, इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये चीजें सौरभ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छे से समझते जाओ चीजों को, बहुत जरूरी चीजें हैं, तुम्हें आगे भी काम आएंगी, देखना। एंडोजेनिक फोर्सेस सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ो, समझ, इसको समझो भी, चीजों को समझना भी है, मार्क्स के लिए नहीं। सिर्फ मार्क्स तो लाने हैं अच्छे, मार्क्स तो जरूरी है, अच्छे लाने ही पड़ रहे हैं मार्क्स तो, और समझना भी बहुत जरूरी है। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like, देखो एंडोजेनिक फोर्स जो होता है ना, जो अर्थ के अंदर से जो फोर्स लग रहा है, अंदर से फोर्स किस वजह से लगता है बताओ सौरभ, अर्थ के अंदर से फोर्स कैसे लगेगा। अंदर से एंडोजेनिक एंडोजेनिक फोर्स। हाँ, एंडोजेनिक फोर्स होते हैं जो अंदर से लगते हैं। अंदर से कैसे लगते हैं वो, जब जो मैग्मा होता है ना, पिघला हुआ मोल्टन, जो मैग्मा होता है, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, मोल्टन का भी लिख लो चलो तुम यहाँ से, क्योंकि बार बार आ रहा है ना, तो इसको लिख के। used about metal rock made liquid by very great heat। धातु या चट्टान अत्यधिक ताप से द्रवीभूत। जो धातु होती है, कोई मेटल होता है, मेटल में लोहा भी हो सकता है, ठीक है, कॉपर, तांबा हो सकता है, जिसके अपन घंटियां बनाते हैं, भगवान के जो दिए बनाते हैं, और
तांबा बोलते हैं ना उसको, येलो कलर का जो होता है। तो वो लोहा भी हो सकता है, लोहे को अपन बोलते हैं आयरन, ठीक है। और तांबे को अपन क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। तो यूज्ड अबाउट मेटल और रॉक मेड लिक्विड बाय वेरी ग्रेट हीट। ये जो मेटल होता है, लोहा भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेटल या फिर कोई रॉक, कोई चट्टान, मतलब कोई पत्थर। रॉक तुम पत्थर समझ लो चाहे, ठीक है। रॉक होती है चट्टान, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, उनको बोलते हैं रॉक्स। तो मेटल और रॉक इतनी ज्यादा हीट की वजह से ये पिघल जाते हैं। सोचो पत्थर का पिघल जाना, इतनी गर्मी होती है अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर इतनी हीट होती है और प्रेशर भी होता है। तो इस वजह से प्रेशर मतलब वो अंदर प्रेशर होगा ना, ऊपर से कितना भार है पर पृथ्वी के ऊपर, तो प्रेशर और अंदर से हीट बहुत ज्यादा होती है। तो उस वजह से जो मेटल होता है, जो भी धातुएं होती है वहां पे, और जो रॉक्स होती है, जो पत्थर होते हैं, वो सब पिघल जाते हैं। इतनी गर्मी होती है, इतनी हीट होती है कि वो पिघल जाते हैं। उसको हम बोलते हैं मोल्टन, उस पिघली हुई चीज को। मोल्टन मतलब पिघला हुआ। तो एंडोजेनिक फोर्स किस वजह से लगता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है, ये घूमता रहता है गोल गोल। अब पिघली हुई चीज, पानी तो घूमेगा ना इधर उधर इधर उधर। जो पिघला हुआ चीज होता है, लिक्विड कोई भी चीज हो तो घूमेगी, सॉलिड तो एक जगह रखी रहती है। लेकिन लिक्विड तो थोड़ा 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 घूमता ही है। जैसे अपन पानी फ्लोर पे भी डाल देते हैं तो थोड़ा थोड़ा मूव करता है। तो ऐसे ही वो अंदर का जो मोल्टन जो मैग्मा होता है पिघला हुआ, वो भी मूव करता है अर्थ के अंदर। अब वो जब मूव करेगा तो उसके ऊपर की जो प्लेट्स होती हैं वो भी मूव करेंगी, और फिर उसके ऊपर की जो प्लेट होंगी वो भी मूव करेंगी। तो वो सबको मूव करा देता है ऊपर तक, अर्थ के क्रस्ट तक, ऊपर तक सबको मूव करा देता है वो मैग्मा। उस मैग्मा की वजह से मूवमेंट होता है, उस मैग्मा की वजह से ही फोर्स लगता है। फोर्स किस वजह से लगा, वो मैग्मा की वजह से तो फोर्स लग रहा है, उसी की वजह से तो घूम रहे हैं वो सब। तो एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। अब जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं कभी सडन मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत ही अचानक से कुछ मूवमेंट हो गया, अचानक से मतलब हिल गई चीज, और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में हिल गई। अर्थ है ना, अर्थ की प्लेट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में खिसक के इधर से और उधर चली गई, बहुत ज्यादा अमाउंट में खिसक गई। जो मैग्मा है, जो लाव अंदर जो मैग्मा है मोल्टन गरम गरम, वो तेजी से पिघला घूमा होगा वो तेजी से, और इतनी तेजी से घुमा होगा तो उसने फोर्स लगाया होगा अर्थ की ऊपर की सरफेस पे, तो वो भी तेजी से घूमी, इस वजह से अपने अर्थक्वेक आते हैं। आया समझ में अच्छे से। जब मोल्टन मैग्मा घूमेगा तो उसके ऊपर की जो सरफेस है वो भी घूमेगी, उसके ऊपर की भी लेयर घूमेगी, उसके सबको घुमा देगा वो। तो ऊपर अपने ऊपर तक यहाँ तक भूकंप आ जाता है, फिर इस वजह से आते हैं भूकंप। तो एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। कभी तो जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं ना, जो अंदर से जो फोर्स लगते हैं बाहर की तरफ, वो सडन मूवमेंट कॉज करते हैं, मतलब अचानक से मूव हिला देते हैं। सारी अर्थ की जो प्लेट्स होते हैं वो अचानक से हिला देते हैं, बहुत ही अचानक से, बहुत बड़ी मात्रा में हिला देते हैं उनको। तो एट द अदर टाइम, तो उस टाइम तो अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन ये सब होते हैं, और लैंडस्लाइड इसी वजह से आती है। एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। कभी कभी क्या है, धीरे धीरे मूवमेंट होता रहता है। तो धीरे धीरे मूवमेंट में ये आता है, बिल्डिंग, माउंटेन्स, पर्वत बन जाते हैं, ओशन बन जाते हैं, और ऐसे sudden movements like earthquake, volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth। कि जो सडन मूवमेंट होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक और वॉल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन। मास का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब सब कुछ खत्म कर देना, तो नष्ट कर देना। तो जो अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज है, ये क्या है, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पे। मास डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब सब कुछ नष्ट कर देते हैं। चलो डिस्ट्रक्शन का भी यहाँ से लिख लो। डिस्ट्रक्ट करना मतलब वही होता है, नष्ट कर देना चीजों को। विनाश, एक्शन ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग। डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, विनाश कर देना, डिस्ट्रक्शन। इनको लिखते जाओ सौरभ, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। आगे पढ़ते हैं अपन। अब वॉल्केनो इज अ वेंट। वेंट का मतलब होता है ओपनिंग। ये जो ओपनिंग दिख रही है ना यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट। अर्थ के नीचे से जो मैग्मा होता है ना, गरम गरम,
कभी कभी वो इतना गर्म होता है और उसको जगह मिलती जाती है तो ऊपर की तरफ यहाँ निकल जाता है, मतलब अर्थ के सर, वो बीच में से ऊपर और नीचे। तुम सोचोगे कि ऊपर कैसे मूव होता है, तो मूव कर जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है फोर्स की वजह से। अपन किसी भी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो ऊपर भी चला जाएगा। तो जैसे पाइप को अपन ऊपर कर देते हैं तो ऊपर आता है ना पानी, फोर्स की वजह से निकलता तो जाता है ना, जाता है लेकिन ऊपर की तरफ निकलता है फोर्स की वजह से। तो मतलब इतना ज्यादा अंदर फोर्स होता है और जो उसको जगह मिल जाती है मैग्मा को, तो बाहर निकल निकल के अर्थ की सरफेस पे आ जाता है वो मैग्मा, बाहर आ जाता है। और इसको वेंट बोलते हैं, इस छेद को, ये जो ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं वेंट। यहाँ लिखा हुआ भी है देखो वेंट। तो अच्छे से समझ लो, वॉल्केनो का वो आता है डायग्राम, आता है एग्जाम में, मतलब पूछ बनवाने के लिए आ जाता है। A volcano is a vent opening in the earth crust। अर्थ की जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट मतलब अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसपे हम रहते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ की क्रस्ट पे एक छेद हो जाता है, थोड़ा सा छेद हुआ और उसमें से लावा बाहर निकलने लग गया, मतलब जो मैग्मा होता है वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसको लावा बोल देते हैं। तो जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलते 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 जमता जाता है, निकलता जाता है जमता जाता है, निकलता जाता है जमता जाता है, और वॉल्केनो की शेप ले लेता है, एक ट्रायंगल या फिर कोन की जैसी शेप ले लेता है वो। ठीक है, ऐसी शेप ले लेता है, उसके बाद भी निकलता जाता है, देखो निकलता जा रहा है ना, फिर यहाँ से निकलता जाता है उबल उबल के, उबल उबल के। रियल में तो अपन ने तो कभी देखा नहीं, क्योंकि अपन ऐसे उसमें रहते नहीं। तुमने देखा है क्या वॉल्केनो रियल के अंदर? नो मैम। देखा ना। लेकिन जैसे यूट्यूब पे तुम देख लेना वॉल्केनो, देखोगे ना तो ऊपर से यहाँ से आग की तरह इतना गर्म होता है, बहुत हॉट, कि जल जाए इंसान, बहुत गर्म होता है वो, गरम गरम निकलता रहता है उबलता हुआ। तो वॉल्केनो इज वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। इरप्ट होना मतलब कोई भी चीज का मतलब बाहर अचानक से सडनली, इरप्ट मतलब फटना होता है वैसे तो, अचानक से बाहर निकलना, फिर भी यहाँ से लिखो एक इरप्ट, फूट उठना या पड़ना, या फूट उठना, फट फट पड़ना, फटना भी होता है गुस्से से, फट पड़ना। वॉल्केनो इरप्शन मतलब वॉल्केनो का फटना। तो यूज्ड अबाउट अ वॉल्केनो, ये इरप्ट हम वॉल्केनो के लिए यूज करते हैं, टू एक्सप्लोड एंड थ्रो आउट फायर। एक्सप्लोड का मतलब फूट उठना मतलब या फट जाना, explode and throw out fire, rock that has melted, lava, smoke, etc। ज्वालामुखी का फूट उठना या पड़ना, और आग लावा आदि उगलना। इरप्ट मतलब उसका, a volcano is a vent in the earth। अर्थ की क्रस्ट की, अर्थ की जो अपनी मिट्टी होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, उसमें एक छेद होता है, उस छेद में से अंदर का जो मैग्मा होता है बाहर निकलता जाता है। थ्रू विथ मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स, मोल्टन मटेरियल उस होल में से, उस वेंट में से बाहर आता रहता है पिघला हुआ, अचानक से आता है सडनली। फिगर 3.2। तो मतलब ये कहीं कहीं भी बन सकता है वॉल्केनो, कहीं भी बन सकता है। वर्ड ओरिजिन, एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन, ये बता रखा है एंडोजेनिक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक को इसीलिए बोलते हैं जो अंदर से जो फोर्स लगता है उनको एंडोजेनिक फोर्स। एक्सो, एक्सो का मतलब देखो आउटसाइड होता है, लिखा है ना, एंडो का मतलब इनसाइड होता है, इसीलिए एंडोजेनिक फोर्स मतलब जो अर्थ के अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो एंडोजेनिक फोर्स होता है, और अर्थ के जो बाहर से फोर्स लगता है उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। तो हम आगे पढ़ लेते हैं अभी। सिमिलरली वैन, अच्छा पूरा समझा देती हूँ, ये वॉल्केनो है, ठीक है, ये वेंट है, ये जो छेद होता है जिसमें से लावा, लावा जब उसको बोलते हैं जब वो बाहर आ जाता है, बाहर आ गया तो लावा, अंदर है तब तक उसको मैग्मा बोलते हैं। तो ये लावा देखो निकल आ रहा है ना, रेड रेड, यहाँ से भी आ जाता है, यहाँ से भी आ जाता है, ऊपर से तो आता ही आता है, यहाँ बीच में से भी निकल निकल के आ जाते हैं, जहां भी उनको जगह मिल जाती है ना वहीं से निकल जाता है। गैसेस एंड ऐश, ऐश का मतलब होता है राख, गैसेस तो पता ही है। क्रेटर मतलब ये जो होल ओपनिंग है इसको क्रेटर बोलते हैं, ऊपर की जो ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं क्रेटर। और लावा तो बता दिया मैंने तुम्हें। क्रस्ट ये होगी अर्थ की ऊपर की जमीन होती है क्रस्ट, ये देखो
बीच वाली को मेंटल बोलते हैं। जो ऊपर ही ऊपर की अर्थ की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, उसके नीचे की लेयर को हम बोलते हैं मेंटल, और सबसे नीचे की अंदर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोर। इसमें MANTLE, और ये इसको हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। ये होता है मैग्मा, अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकल जाएगा तो लावा। अब देखो, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, प्लेट मतलब तुम समझ जाओ मिट्टी, मिट्टी की बात कर रहे हैं कि मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, उसको प्लेट बोलते हैं। तो व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, घूमती हैं, चलती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, तो जो अर्थ की सरफेस है वो कांपती है, वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन होती है। फोन वाइब्रेट नहीं करता है, ऐसे ऐसे करता है आवाज। तो ऐसे ही जो अर्थ की प्लेट्स जब मूव करेंगी तो अर्थ अर्थ भी वाइब्रेट करेगी, अर्थ हिलेगी ना, वाइब्रेट करेगी अर्थ। धीरे से मूव करेगी तो अर्थ बहुत ही धीरे से हिलेगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर लिथोस्फेरिक प्लेट बहुत तेजी से मूव कर गई, बहुत ही तेजी से, अचानक से, और बहुत ही फास्ट स्पीड में मूव कर गई, तो हमें पता चल जाएगा, अर्थ क्वेक आ जाएगा, सब बिल्डिंग बिल्डिंग सब गिर जाएगी। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं, चलती हैं, तो अर्थ की सरफेस क्या करती है, वाइब्रेट करती है, हिलती है अर्थ की सरफेस, है ना। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और जो जो वाइब्रेशन है पूरी अर्थ पे जाता है, ये वाइब्रेशन हिलता है ना जब, तो पूरी अर्थ के ऊपर ये वाइब्रेशन चला जाता है। जैसे अपन टेबल पे रख देते हैं फोन को, तो फोन वाइब्रेट होता है, तो के आसपास की चीजें भी थोड़ी थोड़ी मतलब होती है, थोड़ा थोड़ा जाता है। These vibration are called earthquakes. इन्हीं वाइब्रेशन को earthquake कहते हैं। जब लिथोस्फेरिक प्लेट बहुत तेजी से मूव करती है, मूव करती है तो पूरी सरफेस क्या है, एक तरह से हिलती है, पूरी सरफेस हिलती है ना। जब earthquake आता है तो हिलती है ना नीचे से, बस ये जो वाइब्रेशन होते हैं इनको हम earthquake बोलते हैं। The place in the crust, the place in the crust where the movement start is called the focus. Focus किसको बोलते हैं, देखो डायग्राम में दिखा रखा है, जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, बाकी तो वाइब्रेशन आ जाते हैं फिर। जैसे मूवमेंट सपोज यहाँ पे कोई प्लेट यहाँ से हिली है, सपोज यहाँ पे मूवमेंट चालू हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं फोकस। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, यहाँ पे मूवमेंट हुआ, और इस वजह से मतलब पूरी अर्थ ये हिल गई, पूरी जो प्लेट्स हैं ये हिल गई। इट इज द ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। फोकस क्या होता है, जहाँ मूवमेंट हुआ है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। तो ये इसके ऊपर, फोकस के ऊपर, जहाँ पे अर्थ अपन जहाँ पे रहते हैं, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं एपी सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अर्थ क्वेक आता है ना तो भी न्यूज में सारी चीजें दिखाते हैं कि एपी सेंटर कहाँ है, इसका मतलब कौन सी कंट्री में, या फिर एक मिनट, सेंटर, एपी सेंटर मतलब वाला केंद्र। देखो जब अपने असली में अर्थक्वेक आता है ना कहीं पे भी, तो जब न्यूज देखना, तो न्यूज में वो दिखाते हैं कि एपी सेंटर कहाँ पे था। एपी सेंटर मतलब कि कौन सी, जैसे सपोज इंडिया में आया अर्थक्वेक है ना, तो न्यूज में ऐसे दिखाते हैं कि इसका जो अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर था ना, कहाँ था, उड़ीसा, उड़ीसा में ये एपी सेंटर था, मतलब उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था कंपन। उड़ीसा में मतलब वो सबसे पहले वहां पे स्टार्ट हुआ, फिर आसपास के इलाकों में भी वाइब्रेशन फैल जाता है ना, वाइब्रेशन तो एपी सेंटर होता है जहां से चालू हुआ। तो न्यूज में भी दिखाते रहते हैं एपी सेंटर यहाँ पे है उड़ीसा, यहाँ इस जगह पे भूकंप चालू हुआ यहाँ से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, और इसके आसपास के इलाकों पे डैमेज हुआ है। इस तरह से न्यूज भी आती है। ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, फिर ये सारी डायरेक्शन में देखो, आसपास के हर सब इलाकों में प्लेट बाउंड्री दिखा रखी है। हाँ हाँ सौरभ बोलो। जब है ना आसपास में कहीं पे डीजे बजता है ना, हाँ तब भी है ना हाँ जो घर भी हिलने लग जाती है। हाँ, राइट राइट, एकदम सही है एकदम। जब डीजे बजता है तो कैसे हिलने ऐसे लगता है ना, हिल रहा हो जैसे, तो अपा घर तो हिलता ही, आसपास की जगह में भी ऐसे वाइब्रेशन अपन को फील होते हैं, वाइब्रेशन ऐसे ही अर्थक्वेक के टाइम में होता है। तो एपिसेंटर,
हाँ, टेबल पे कोई चीज रखी हो ना तो वो भी हिलती है। वो भी हिल, सही है। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। अब ये जो वाइब्रेशन कैसे ट्रेवल करते हैं, सेंटर से दूर की तरफ, या ऐसे ट्रेवल करते हैं। फोन में भी ऐसे ट्रेवल करते हैं वाइब्रेशन, अपने जहाँ फोन रखा है उसके बाहर ट्रेवल करते हैं वेव की फॉर्म में। तो वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, तो वेव की फॉर्म में ये बाहर की तरफ ट्रेवल करते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, या एपिसेंटर के जो पास के, मतलब एपी सेंटर पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है। यहाँ पे जिसका घर होगा ना, उसका घर तो खत्म ही समझो। आसपास के तो फिर भी थोड़े कम कम होंगे, लेकिन यहाँ पे तो सबसे ज्यादा डैमेज इधर होगा। एंड द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट एपिसेंटर, एपिसेंटर के पास में, क्लोजेस्ट मतलब उसके पास में। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यहाँ पे स्ट्रेंथ, मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर अर्थक्वेक यहाँ आएगा, उसके बाद अर्थक्वेक थोड़ा कम 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 होता जाएगा इससे दूर दूर के इलाकों में। ठीक है, डू यू नो, ये पढ़ लेते हैं एक बार इसने क्या लिखा है, एक्टिविटी भी देख लेते हैं। टेक अ कंटेनर, एक कंटेनर लो, फिल इट विद वाटर, इसमें वाटर फिल करो, एंड क्लोज इट विद अ लिड, और उस पे लिड लगा दो। ठीक है, ढक्कन लगा दो, लिड का मतलब ढक्कन। पुट द वाटर टू बॉईल, फिर उसको बॉईल करने के लिए रखो। नाउ पुट सम पीस, स्पून एंड बीड्स टॉप ऑफ द लिड। अब जो लिड है, जो ढक्कन है, उसके टॉप पे पीस रख दो, मटर के दाने रख दो, स्पून रख दो, जो चम्मच होती है अपनी, तो बीड्स रख दो, मोती रख दो उसके लिड के ऊपर। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करेंगे, वो हिलेंगे थोड़ी देर बाद में, जैसे ही वाटर बॉईल हो जाएगा तो वो जो प्लेट होगी वो भी वाइब्रेट करेगी, और उसके साथ में जो पीस है, मटर के दाने, खून है, और जो बीड्स हैं, जो मोती है, ये सब वाइब्रेट करेंगे। तो व्हाट डू यू नोटिस, एज द वाटर बॉइल्स द लिड बिगिंस टू शेक। जैसे ही वाटर बॉईल होगा, पानी गर्म होगा, लिड होता है, जो ढक्कन होता है, वो शेक करना स्टार्ट कर देगा। शेक मतलब शेक करना, हिलना, हिलना स्टार्ट कर देगा वो जो लिड है, और उसकी वजह से जो उसके ऊपर की चीजें हैं वो भी हिलना स्टार्ट कर देगी। तो इसको, जो प्लेट है, इसको क्या मान लो, अर्थ मान लो। जो प्लेट है वो क्या हो गई, अपनी अर्थ हो गई। और अर्थ के ऊपर जो पीस है, स्पून है, बीड्स है, ये सब समझ लो कि बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स हो गई ये सब चीजें। तो जब अर्थ शेक करेगी, अर्थ मूव करेगी, तो ये जो बिल्डिंग बिल्डिंग ये सब भी डैमेज हो जाएगी ना, गिर जाएंगी ना सारी चीजें, ये भी वाइब्रेट करेंगी। तो ये आप एग्जांपल ले समझ सकते हो इस एग्जांपल से अर्थक्वेक को। तो व्हाट डू यू नोटिस, एज द वाटर बॉइल्स द लिड बिगिंस टू शेक, जैसे जैसे वाटर बॉईल होगा, गर्म होगा, जो उसका लिड होता है वो शेक करने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा। द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड ऑल्सो वाइब्रेट, जो लिड के ऊपर जो आपने चीजें रखी हैं वो भी वाइब्रेट करेंगी, वो भी हिलने लग जाएंगी। द बीड्स रोल डाउन, जो बीड्स हैं, जो मोती हैं गोल गोल, वो तो नीचे की तरफ आके गिरी जाएंगे। एंड द स्पून वाइब्रेट्स, जो स्पून है वो वाइब्रेट करेगी टू मेक अ साउंड, आवाज आने लग जाएगी, अपन स्पून वाइब्रेट करेगी। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट्स व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स, तो इसी मैनर में, इसी तरीके से अर्थ भी वाइब्रेट करती है जब अर्थक्वेक आता है। तो इसी तरीके से अर्थ वाइब्रेट करती है। पानी को तुम मोल्टन मैग्मा समझ लो, जो वाटर है उसको हमने मोल्टन मैग्मा समझ लिया। ठीक है, वाटर हो गया मोल्टन मैग्मा, और जो प्लेट है पानी के ऊपर, जो हमने प्लेट, उसको समझ लो अर्थ की सरफेस। अर्थ जो हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोला है ना, उसको प्लेट समझ लो, मतलब अर्थ की सरफेस समझ लो। बस इससे रिलेट कर लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। नाउ डू यू नो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पी वेव्स, और हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो सौरभ? कुछ नहीं। एस वेव और ट्रांसफर वेव। एस वेव होती है, देखो ट्रांसफर वेव तो ये होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ये ट्रांसफर वेव्स हो जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है जो सीधी लाइन में, जैसे यहाँ से यहाँ ट्रेवल, उनको लॉन्गिट्यूडनल, नीचे से ऊपर जाते हैं उनको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो सीधे इस तरह से जा रही है, वो एल वेव्स और सरफेस वेव। ट्राई टू फाइंड आउट प्रॉपर्टी ऑफ दीज वेव फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया। चलो, तो अभी तो इतना ध्यान रखो। चलो, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अर्थक्वेक में 3 तरह की वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव और
सरफेस वेव, 3 वेव्स होती हैं, PSL बोलते हैं, ई वेव, एस वेव और एल वेव। इनके बारे में इसने इस यहाँ नहीं दे रखा है, ये हायर क्लासेस में आ जाएगा वैसे। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। अब गुजरात के अंदर अर्थक्वेक आया था और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन, जिस विनाश जो हुआ, जो डिस्ट्रॉय हुई चीजें, बिल्डिंग विल्डिंग सब गिर गई, वो दिखा रखा है यहाँ पे। ये अपन पूरा पढ़ लेते हैं। ये यहाँ तक खत्म कर लेते हैं बस। Although earthquakes cannot be predicted, earthquake को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना या पहले से पता लगा लेना किसी चीज का। प्रिडिक्शन मतलब होता है किसी चीज का पहले से पता लगा लेना। तो although earthquakes cannot be predicted, जो earthquakes उनको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कल earthquake आएगा इतने बजे तो सब खाली कर दो जगह, नहीं कर सकता, अचानक से आ जाता है वो। The impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। जो इसके इम्पैक्ट होते हैं, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, जो अर्थक्वेक का जो प्रभाव होता है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। जो मतलब अर्थक्वेक से होने वाले वो मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करना मतलब कम कर सकते हैं। इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले से ही तैयारी करके रखना, कि हमने तो पहले से तैयारी कर रखी। तो कैसे कैसे हम बच सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसके इम्पैक्ट्स को। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people, including studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes move, come the surface। ये देखो earthquake के कुछ predictions हैं। Some common earthquake prediction method adopted locally by people। लोगों ने adopted कर रखे हैं मेथड कि earthquake आने के क्या क्या संकेत हैं, ये लोगों ने मतलब ऐसा कर रखा है। स्टडी एनिमल बिहेवियर, जो एनिमल होगा ना अपने आसपास उनके बिहेवियर को, एनिमल्स को क्योंकि पता चल जाता है, एनिमल्स को अपन से पहले फील हो जाता है कि अर्थ मूव कर रही है। उनको छोटे से छोटी जो होती है ना उसको पता चल जाती है, गाय भैंस सब भागने लग जाती है तो उन एनिमल्स को पता चल जाता है। डॉग होगा तो हाथी भी भागने लग जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो उन्हें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। तो एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करो कि कुछ अलग बिहेवियर लगे तो मतलब हाँ अर्थक्वेक आ रहा है। फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, जो फिश होती है पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर जो मछलियां होती है, या घरों में भी लोग एक्वेरियम रखते हैं तो उसमें जो मछलियां होती है उनको देखो, तो मछलियों से तो अपन को कैसे चलेगा, जो उसको देखता है रोज उसको तो पता चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल इंसान को तो नहीं पता चलेगा। तो फिश के बिहेवियर से ही पता चल जाता है। एजिटेटेड का मतलब होता है वरिड, चिंतित, तो वो एजिटेटेड होंगी, वर्ड देंगी। जो स्नेक्स हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, बाहर निकल के आ जाते हैं स्नेक्स भी। तो ये सब कुछ मतलब लोकल पीपल्स ने अडॉप्ट कर रखे हैं कुछ मेथड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अ केस स्टडी, अर्थक्वेक हिट्स भुज में आया था अर्थक्वेक, देखो स्कूल वर्स्ट अफेक्ट, बच्चे बच्चे मर गए थे, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। यू नो, ये पढ़ लेते हैं पहले अपन, ये लास्ट अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। तो अर्थक्वेक के लिए क्या, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक के दौरान कहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए, मतलब कहाँ पे हमें ठहरना चाहिए। सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, जैसे सपोज अर्थक्वेक आ गया, घर के अंदर बैठे, ठीक है, अब अर्थक्वेक आ गया तो मतलब कहाँ चले जाओ, अंडर अ किचन काउंटर। किचन का जो काउंटर होता है ना, तो किचन की जो स्लैब होती है उसके नीचे छुप जाओ, टेबल या टेबल के नीचे छुप जाओ। स्लैब वैसे तो पक्की होती है, स्लैब, हाँ स्लैब तो बढ़िया है। किचन की जो स्लैब होती है, किचन का जो काउंटर होता है, स्लैब जिसके ऊपर अपन बर्तन वर्तन रखते हैं, और नीचे खा जगह भी तो होती है, तो स्लैब के नीचे घुस कर अर्थक्वेक आ जाए तो टेबल के नीचे घुस जाओ, डेस्क के नीचे घुस जाओ। इससे कम से कम अपने डायरेक्ट तो सर पे या डायरेक्ट हाथ पैर पे डायरेक्ट तो नहीं अपने कोई बिल्डिंग विल्डिंग कुछ भी गिरेगा, लोहा हुआ कुछ गिरेगा नहीं, कम से कम वो पहले टेबल पे आके गिरेगा। या फिर अपन किचन का उस पे बैठ, किचन के स्लैब के नीचे छुपे, स्लैब थोड़ी मोटी होनी चाहिए, पतली स्लैब तो फटाफट टूट जाएगी, मोटी होती है वैसे जैसे किचन की स्लैब, तो स्लैब के नीचे घुस जाओ या टेबल के नीचे, तो उससे पहले उन पे गिरेगा फिर अपने ऊपर, मतलब एकदम से कुछ चीज नहीं गिरेगी अपने ऊपर। डेस्क के नीचे, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल,
तो अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ और वॉल, साइड कॉर्नर और दीवार के कोने में खड़े होने के लिए बोला। स्टे अवे फ्रॉम, इन सारी चीजों से दूर। फायर प्लेस से दूर रहो। लेकिन किचन में तो सिलेंडर भी तो होता है किचन के अंदर। किचन में तो नहीं घुसना चाहिए, टेबल के नीचे घुस जाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा सही रहता है। टेबल के नीचे या कोई भी चीज बेड वेड जिसके नीचे अपन घुस सकते हैं उसके नीचे घुस जाओ फटाफट। फायर प्लेसेस से दूर रहो। एरियाज अराउंड चिमनी, मतलब किचन से तो दूर ही रहो, चिमनी विमनी किचन में होती है अपनी। तो एरिया अराउंड चिमनीज क्या होती है, जो अपना धुआं हुआ सारा पूरा खींच के और बाहर की तरफ कर देती है। किचन में अपन खाना बनाते हैं, धुआं सब हो जाता है, तेल में पूरियां तलते हैं, तो चिमनीज लगाई जाती है जिससे जो धुएं को पूरे को खींच के और बाहर कर देती है, ऊपर ऊपर से बाहर। तो चिमनीज से दूर रहो। विंडोज दैट शैटर, इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम। जो विंडो है ना, क्योंकि विंडो के जो ग्लास ग्लास की होती है अपनी, विंडोज कांच लगे रहते हैं, तो कांच फिर अपनी बॉडी में लग जाएंगे ना, तो विंडो से दूर रहो। क्योंकि विंडो दैट शैटर, शैटर का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर, उनके अंदर मिरर होते हैं, तो मिरर टूटेंगे तो अपने चुभ जाएंगे जगह। एंड पिक्चर फ्रेम भी कांच की होती है, तो उन सबसे दूर रहो। बी प्रिपेयर्ड, किचन से भी दूर रहो। किचन टेबल के नीचे छुप जाओ या बेड के नीचे छुप जाओ। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। अवेयरनेस स्प्रेड करो दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के बीच में, और कोई भी डिजास्टर, कोई भी विपत्ति, डिजास्टर विपत्तियां जैसे कि अर्थक्वेक, ये सब डिजास्टर में आ जाते हैं। कोई भी डिजास्टर हो उसको कॉन्फिडेंटली फेस करो। अब जो हो गया वो तो हो गया, अब उसको फेस करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंटली उसको फेस करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अब अपन कल पढ़ेंगे सोना, अभी अभी मन निकल दो। Yes,
तो मैम हाँ भी क्या करना है आज? इंग्लिश। मैम फर्स्ट वी स्टडी थे पॉलिटिकल 7 चैप्टर। हाँ ठीक है। Tomorrow sir take test of chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 Yes ma'am. which civics? Yes ma'am. We have studied this, but Okay, if you want to ask, you can ask. we have to revise this chapter. It's only main question. Revise this chapter means you have Yes, some ma'am. questions. That questions we have to revise. क्या? Yes ma'am. अच्छा तो okay, then you send me on WhatsApp. You have questions in your notebook? Not notebook. You explain in book. The book questions. Yes ma'am. Not book. Inside book main points. अच्छा अच्छा ठीक है मैं बता दूँ ठीक है ओके so chapter name is why do we need a parliament. चैप्टर 3 इसका नाम है, मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ तुमको, एक्सप्लेन भी कर दूंगी, पैराग्राफ वाइज करूंगी, एक एक लाइन पढ़ा के नहीं कर रही। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, इसके ऊपर ही लिख लो, हिंदी में भी लिख लो। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। तो जो संसद होती है ना एक तरह से, वो लोगों के द्वारा ही, मतलब लोगों के द्वारा ही, लोगों के ऊपर ही खड़ी हुई है। अगर लोग नहीं चाहेंगे ना तो संसद को लोग गिरा भी सकते हैं, और लोग अगर चाहेंगे तो इसको उठा के भी रख सकते हैं। अगर लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो ये संसद को, मतलब सरकार को गिरा देंगे, और इनकी बात मानी जाएगी तो इसको सरकार को ऊपर उठा के रखेंगे पूरी को। तो इस तरह से पार्लियामेंट के ये जो दिखा रखे हैं ऐसा डायग्राम, कि ये जो लोगों ने ऊपर पकड़ रखा है पूरा इसको, पार्लियामेंट को हम बोलते हैं संसद। वाई शुड पीपल, एक मिनट, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो इस पूरे में यही दे रखा है कि डेमोक्रेसी, कि अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी है, ये समझा रखा है बस, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं। वाई शुड पीपल डिसाइड, वाई शुड पीपल डिसाइड मतलब पीपल, वाई डू यू थिंक द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द इमेज ऑफ पार्लियामेंट और प्रीवियस, कदम बढ़ाए वोट डाले। 15 अगस्त 1947 को अपन आजाद हुए थे, ये डेट याद रखनी चाहिए इसको तो हमेशा ही। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 allowed for some elected representation, while these early legislature under the British government were in response to the growing demands of nationalists. They did not allow all adults to vote and could people participate in decision making. As far as the Indian National Congress demanded that there be elected member in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. देखो भी मन्ने उसके अंदर एक तो ये चीज ध्यान रख लो, ये चीज इम्पोर्टेंट सी है थोड़ी, ये यहाँ से कि 18 पहले क्या था, समझा देती हूँ मैं तुमको पूरा चैप्टर, फिर क्वेश्चन भी बता दूंगी, थोड़ा समझ भी लो। क्या था पहले, क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो उसने जो लॉज बनाती, जो रूल्स बनाती, वो सबको मानने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन फिर 1885 में क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसने डिमांड करी
कि that there be elected member in the legislature। जो लेजिस्लेचर होता है, जो आप कानून बनाते हो, जो आप नियम बनाते हो, लेजिस्लेचर का मतलब होता है नियम कानून बनाने की जो वो होती है, उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारी तरफ से भी कुछ इलेक्टेड का मतलब चुने हुए मेंबर्स होने चाहिए, जो लेजिस्लेचर में मतलब पार्ट ले, जो कानून बनाने में हिस्सा ले। तो 1885 में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा टिक कर लेना, ऊपर तो नॉर्मली दे रखा है सब। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद अ राइट टू डिस्कस द बजट, कि बजट को डिस्कस कर सके। बजट होता है कि पूरे देश के लिए जो बजट दिया गया है कि इतने में खर्चा गुजारा चलाना है देश को। जैसे अपने घर का बजट होता है कि 10,000 में पूरा घर खर्च निकालना है, महीने का बजट है अपना 10,000 या 20,000 या 15,000, जो भी बजट, ऐसे ही देश का भी बजट होता है। तो बजट को डिस्कस करना, क्वेश्चन पूछना, इन सब के राइट, या फिर लेजिस्लेचर में कोई भी लॉ बना रहे, कुछ भी करें, तो कुछ हमारे भी पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के भी इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, जो कि इन सब में भाग ले सके और डिस्कस कर सके चीजों को। फिर देखो, फिर हुआ फिर ऐसा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड, ये एक्ट बना, मतलब ये कानून बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, कुछ इलेक्टेड चुने हुए, मतलब जो चुने हुए लोग हैं उनको अलाउ किया गया। while these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalist, ये जो अर्ली लेजिस्लेचर्स थे, ये जो मतलब इलेक्टेड मेंबर्स थे, ये डिमांड करने लगे कि सबको, सारे एडल्ट्स को वोट दिया दिया देने जाए। British government were in response to the growing demands of the nationalists. They did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. जो इन्होंने सारे adults को वोट का अधिकार नहीं दे रखा था उस टाइम, पहले की बात हो रही है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में बन गया था ये, और इसके अंदर ब्रिटिश ने अलाउ किए थे कि ठीक है, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स ने जो बैठ सकते हैं, जो बजट सुन सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी बजट दिया जाएगा देश का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, इतना ही आएगा इसमें, कि इसमें ये इनको कर दिया गया था कि ठीक है, आप लोग कुछ इलेक्टेड मेंबर्स क्या है, डिस्कस कर सकते हैं बजट, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर विद अ राइट मतलब अधिकार, टू डिस्कस द बजट, कि बजट डिस्कस करने का अधिकार, क्वेश्चन पूछने का अधिकार, जो चुने हुए मेंबर्स हैं उनको होना चाहिए। तो 1909 में ये एक्ट बन गया था। आगे चलते हैं अपन। कॉलोनियल रूल वही है जो ब्रिटिश लोगों का रूल था ना, उसको कॉलोनियल रूल बोला जाता है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो अपन को रिप्रेजेंट करे, अपन को आगे जाके दर्शाए। जैसे सपोज मैं हूं, मैं कुछ, सपोज मैं, जैसे कोर्ट नहीं होता है, कोर्ट के अंदर जो वकील होता है वो रिप्रेजेंट करता है ना, जो जिसने भी, सपोज मैंने कुछ गलत नहीं किया, सपोज मैं तो सही हूँ, है ना, और दूसरे ने गलती करी, तो अपन, अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? वकील होता है। अपन थोड़ी वो अपन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने बारे में वो बताता है कि हम, मेरे इसने कुछ भी नहीं किया है, और ऐसे ऐसे, तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंट करना मतलब अपन को वो रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं। तो लोग और अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपन तो जाकर हर चुनते हैं तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या चीज? किसी भी नेता को चुनते हैं। हाँ, जो नेता को चुनते हैं उस नेता को हम रिप्रेजेंटेटिव, कि वो अपन को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या होता है, सारे लोग बैठकर तो कानून बना नहीं सकते, संसद में सारे लोगों को तो अपन बिठा नहीं सकते, नहीं बिठा सकते ना। तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने अपने चुने हुए, अपन ने जिसको चुना है, अपन ने जिस नेता को चुना है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ठीक है, तो लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिनको, जो नेता होता है, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, जिसको भी अपन ने चुना है। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव पूरे स्टेट का एक ही होता है। पूरे स्टेट का एक ही होता है, सौरभ, वो अलग अलग होते हैं। जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए। एमपी क्या होते हैं? ये तो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, तो ये वहां पे बैठते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वो सब होते हैं जिनको अपन चुनते हैं बस। जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में अपन जिसको चुनते हैं, जिसको भी अपन चुन रहे हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब अपन को दर्शाएगा वो। एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ।
टोटल क्या बोल रहे हो, वापस बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आई थी। टोटल एमपी इन इंडिया हाँ एमपीज मैंने बताया तो था, इसमें होगा, रुको नीचे। 445। हाँ अपन ने पढ़ा था ना कितने थे, 445। हाँ एक मिनट, ये आ गया, 543 है। लोक इलेक्शन, ये लोकसभा, नंबर ऑफ एमपीज, टोटल एमपीज हैं अपने 543। 543 है टोटल एमपीज। अभी नीचे सारा आ एमपी जाएगा। हाँ बोलो बोलो। चुना कैसे जाता है? अभी अभी आ जाएगा। 543 है, हाँ तो हाँ, एक स्टेट में से कितने चुने जा सकते हैं? ऐसे एक स्टेट का नहीं होता, पूरा जो इंडिया है ना, पूरे इंडिया को क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पूरी कंट्री को 543 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। को मैं तुम्हें डायग्राम भी दिखाती हूँ, इसके अंदर डायग्राम होगा। पूरी जो अपनी कंट्री होती है ना, उसको डिवाइड किया जाता है 543 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पूरी कंट्री को। एक मिनट रुको, इसमें डायग्राम था, मुझे याद है। मैंने ये रहा, हाँ ये रहा लास्ट एक्सरसाइज। तो देखो पूरी कंट्री को 543 पार्ट्स में डिवाइड करा। कुछ पार्ट्स छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं। देखो जैसे जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा पार्ट है, यहाँ देखो उधर राजस्थान की तरफ कितना बड़ा है, गुजरात का भी एक हिस्सा कितना बड़ा है, कुछ देखो कितने छोटे छोटे, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। लोगों के हिसाब से होता है ये, लोगों के चीज के हिसाब से ये लोग डिवाइड करते हैं। मतलब पूरी कंट्री को 543 पार्ट्स में टोटल ये लोग डिवाइड कर देते हैं। और फिर हर पार्ट में से, जैसे ऊपर का पार्ट ले लो, ये जम्मू कश्मीर का ऊपर का पार्ट ले लेते हैं, एमपी राजस्थान का ले लेते हैं। क्या कह रहे हो? वो ऊपर से वो पूरे एरिया में सिर्फ एक एमपी आएगा। अब मैं बता रही हूँ ना, देखो इस पूरे को पहले 543 में डिवाइड कर दिया सबसे पहले, ठीक है। अब ये ऊपर का एक पार्ट है, इस एक पार्ट में से एक एमपी चुना जाएगा, एक एमपी। हर पार्ट में से एक चुना जाएगा, तो टोटल 543 हो गए। लेकिन खड़ा एक नहीं होता है, खड़ा तो एक होगा तो वही हो गया, वही जीत गया। खड़े तो एक जगह से कम दो या तीन चार अलग अलग पार्टियों के लोग खड़े होते हैं। जैसे ऊपर वाला जो है जम्मू कश्मीर है ना, सपोज यहाँ से एक खड़ा हो गया बीजेपी का, बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो गया कांग्रेस का, एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो गया कोई और पार्टी का, जैसे आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी का खड़ा हो गया। ये तीन जने खड़े हो गए, इस जगह से तीन जने खड़े हो गए, तो तीनों में से जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे ना, सब लोग वोट देंगे, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो बन जाता है एमपी, बन जाता है बस, वो बन जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे एमएलए का चुनाव भी ऐसे होता है। जितने भी हर हर जो स्टेट होता है ना, एमएलए क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलो मैं तुमको एक बार पूरा समझा देती हूँ फिर चैप्टर। क्या होता है, पार्लियामेंट होती है संसद, संसद के दो हाउस होते हैं, टू हाउस होते हैं संसद के, लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है। तो लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। जो लोकसभा होती है उसमें पूरे इंडिया का होता है, ये पार्लियामेंट होते हैं पूरी कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए होती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कहाँ पे, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, सिर्फ एक ही पार्लियामेंट है अपने देश के, तो वो है दिल्ली में। हर मतलब देश की एक ही पार्लियामेंट होती है। तो उस पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस। लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा, अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा। अब जो लोकसभा होते हैं उसके मेंबर्स को हम चुनते हैं डायरेक्ट, लोग चुनते हैं, लोग वोट देके। अपन 18 ईयर का या 18 ईयर से ज्यादा का जो इंसान होता है ना, वो वोट दे सकता है। 18 ईयर से कम के बच्चे वोट नहीं दे सकते। तो 18 ईयर्स से ज्यादा या 18 ईयर का जो इंसान है वो वोट दे के, और 543 एमपीज का चुनाव हो जाता है हर जगह से। मतलब जैसे डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स को, इन रीजन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्युएंसीज, कॉन्स्टिट्युएंसी बोलते हैं। तो 540 पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो हिस्सा है ना, ये जो पार्ट है, बस इस पार्ट को ही हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी। ये लिख भी रखा है, यहाँ लिखा ना, इसके पास में लिखा भी हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब ये जो हिस्से हैं, ये जो एरिया है, इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो टोटल पूरी कंट्री को 543
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है हर से। तो टोटल कितने हो गए, 543 रिप्रेजेंटेटिव हो गए, मतलब 543 एमपीज हो गए। ये एमपीज कहाँ जाके बैठते हैं, लोकसभा में जाके बैठते हैं ये सारे के सारे। और पूरे देश के लिए क्या कानून बनाना है, देश से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करी जाती हैं, एमपीज डिस्कस करते हैं सारी चीजें। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जो अपर हाउस होता है, ऊपर वाला हाउस, उसमें कम सीटें होती हैं, उसकी सीटें भी इसमें थी, तो मेरे को तो याद नहीं है, अपन देख लेंगे अभी ऊपर कितनी सीटें होती है ना। तो कितनी होती है, 245। हाँ 245 होती है राज्यसभा की सीटें। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपन नहीं चुनते हैं, चुने तो इनडायरेक्टली अपने द्वारा ही गए, लेकिन अपन डायरेक्ट वोट देके नहीं चुनते उनको। राज्यसभा के मेंबर्स को वो मतलब अपन नहीं चुनते, वो जिनको अपन ने चुना है ना वो उनको चुनते हैं। राज्यसभा के ऐसे होते हैं, वो भी बताऊंगी राज्यसभा के कैसे चुन के आते हैं। अभी के लिए इसको इतना ही ध्यान रखो कि राज्यसभा के अपन नहीं चुनते, जिनको अपन ने चुना है वो फिर राज्यसभा के लोगों को चुन के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो राज्यसभा में थोड़े कम होते हैं और लोकसभा में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। 543 सीट्स होगी अपनी लोकसभा। ये तो होगी देश की बात। अब क्या होता है, हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट की अपनी विधान सभा होती है, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और हिंदी में बोलते हैं विधान सभा। तो हर स्टेट की, जैसे राजस्थान की अलग विधानसभा होगी, गुजरात की अलग विधानसभा होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी, यूपी की अलग होगी, हर स्टेट की अलग विधान सभा होती है, वो अपने स्टेट के लिए रूल बनाती है। हाँ, विधानसभा। विधानसभा वो होती है स्टेट की, हर स्टेट की। इंग्लिश में बोलते हैं उसको लेजिस्लेटिव असेंबली। इंग्लिश में बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और हिंदी में बोला जाता है उसको विधान सभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो लोग बैठते हैं ना उनको बोलते हैं एमएलएस। एमएलएस क्या होते हैं, स्टेट के होते हैं, राज्य के होते हैं एमएलए। एमपीज क्या होते हैं, पूरे देश के होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो बैठते हैं लोकसभा में जाके पूरे। एमएलए 28 ही होंगे ना? क्या कह रहे हो? एमएलए तो सिर्फ 28 ही होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, 28 थोड़ी होता है। अपने राजस्थान के तो 200 एमएलए, 200 सीट है अपने एमएलए की। हर स्टेट की अलग अलग सीट होती है। यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स है, मतलब यूपी में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंस, यूपी बहुत बड़ा है ना, तो उसको, राजस्थान है वैसे तो सबसे बड़ा। तो अलग अलग सीट्स होती है अभिमन्यु, जैसे अपने राजस्थान में 200 सीट है एमएलए की। यूपी में और अलग होती है, और ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ऐसे। और हर स्टेट की अलग अलग सीटें होती है। पंजाब में अलग सीट्स होती हैं, गुजरात में एमएलए की अलग, मतलब विधानसभा में जो सीटें होती है ना, सीटें वो अलग अलग होती है हर स्टेट की। राजस्थान की तो मुझे याद है, राजस्थान की तो 200 सीट होती है विधानसभा की। उनको एमएलए बोलते हैं, जो विधानसभा में जो बैठते हैं वो होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि विधानसभा को हम हिंदी में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको तुम लिखते जाओ या तो कहीं पे लिख लो थोड़ा सा, ये क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। लिख लो, बार बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समझ में नहीं आ रहा तो उसको बार बार पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता एमएलए के अंदर जैसे 200 है, तो इंडिया को, राजस्थान को है ना 200 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इनको एक एक पर्टिकुलर एरिया दे देते हैं कि इसको कंट्रोल करना है। हाँ राइट। एमएलएस भी ऐसे ही चुने जाते हैं। राजस्थान को 200 पार्ट में डिवाइड कर देंगे टोटल, और फिर टोटल उसको डिवाइड करके, मतलब 200 में नहीं डिवाइड करते, 198 ऐसे कुछ डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें भी 545 थे और 43 डिवाइड करें, दो ये लोग एंग्लो इंडियन को चुनते हैं। ऐसे ही हर स्टेट में भी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, तो मतलब एक दो छोड़ के और 198 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऐसे। 543 में करे ना इसने, और ऐसे शायद 545 सीट पूरे देश में अपने। हाँ तुम यही समझ लो भी कि 200 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है और हर पार्ट से एक एक एमएलए चुन। ठीक है, अब ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, पूरा समझा देते हैं तुमको। इसमें पूरी सीट वीट सारी बता रखी है कितनी क्या है। हाँ तो कहाँ आते हैं हम, एक मिनट। पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव समझ में आ गए ना, रिप्रेजेंटेटिव यही होते हैं इसी तरीके से, तो चुनते हैं जिनको अपन।
ये अपन को दिखा रखी है, ये देखो, ये सबसे ऊपर वाली जो इमेज है ये है पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद बोलते हैं इसको हिंदी में, दोनों नाम पता होने चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं संसद। इज द सुप्रीम लॉ मेकर, सुप्रीम होता है जो सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर। तो सुप्रीम लॉ मेकर इंस्टीट्यूट, मेकिंग इंस्टीट्यूट मतलब ये कानून बनाता है पूरे देश के लिए, सबसे बड़ा मतलब सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है पार्लियामेंट। इसके दो हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस, लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस। ठीक है, अब सेकंड पिक्चर में राज्यसभा दिखा रखी है। राज्यसभा में कम सीटें हैं, देखो कम सीटें लग रही है ना, छोटा सा लग रहा है ना। लोकसभा में थोड़ी ज्यादा सीटें लग रही है, थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो राज्यसभा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। देखो ध्यान रखना, राज्य का मतलब होता है स्टेट, सभा का मतलब, काउंसिल का मतलब सभा ही होता है। तो इसको इंग्लिश में बोल, इसी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसफर कर लो चाहे तुम। राज्य का मतलब हो गया स्टेट और सभा का मतलब काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं ना, मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल का मतलब ग्रुप, सभा। तो राज्यसभा को इंग्लिश में हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ, अपर अपर वो हाउस भी बोला जाता है, और इसको ये भी बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। ये सारे नाम ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ भी लिख सकते हैं लोग। राज्यसभा लिख दे या फिर ये लिख दे काउंसिल ऑफ स्टेट लिख दे या अपर हाउस लिख दे, तो हमें समझ आ जाना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। विद अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245, करेक्ट, तुमने सही बताया था। 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। इज चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान होना चाहिए, इसको अच्छे से ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 245 मेंबर्स होते हैं। एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये चेयर है ना यहाँ पे, चेयर्ड बाय मतलब होता है एक तरह से कौन मीटिंग को स्टार्ट और कंट्रोल करता है। चेयर्ड, ये लिखा, चेयर्ड का मतलब होता है मीटिंग किसके द्वारा नियोजित नियोजित की गई है, स्टार्ट की गई है, कौन कंट्रोलर है पूरे मीटिंग का। तो यहाँ कौन बैठता है इस कुर्सी पे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के जो नीचे होगा, जो प्रेसिडेंट होता है उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के अंदर बैठता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि राज्यसभा में जो मीटिंग है वो किसके द्वारा, चेयर, चेयर मतलब कौन उसको कंट्रोल और नियंत्रित करता है। लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, इसको भी इंग्लिश में चेंज कर लो, लोक का मतलब हो गया पीपल और सभा का हाउस लिख दिया इन्होंने, तो हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है इसको। तो इसके अंदर लोकसभा मतलब लोगों की सभा, लोग अपन ही तो चुनते हैं इनको, लोकसभा के लोगों को, इसलिए इसको लोकसभा बोलते हैं कि लोगों लोगों के द्वारा चुनी गई सभा। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोगों का हाउस। द टोटल मेंबर्स देखो अभिमन्यु 543 होते हैं, 45 होते हैं टोटल तो, लेकिन चुनाव कितने पे हुए, 543 सीट पे चुनाव। जो दो सीटें होती है वो रिजर्व्ड होती है, वो एंग्लो इंडियन जो होते हैं ना, एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो आधे मतलब जिनके एंसेस्टर्स तो ब्रिटिश हो लेकिन वो अभी इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में सब, लेकिन उनके एंसेस्टर्स ब्रिटिश थे। इस तरह के लोगों को एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो दो सीटें रिजर्व्ड होती हैं, वो वो दो सीटें इसलिए होती होंगी, जैसे पहले तो जो मेरा जो ख्याल है, पहले तो इसलिए होती होंगी कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने ही तो पूरा अपन को सिखाया ना सब कुछ कि किस तरह से रूल वूल कैसे चलाना चाहिए। तो इसलिए ब्रिटिश के दो रहते होंगे बताने के लिए कि कैसे काम करना चाहिए तुम लोगों को, तो बस वो रिजर्व चलती आ रही है अभी तक, ऐसे कुछ। बस इसमें इस बुक में तो ऐसे लिखा था कि दो सीट एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व है, उस पे सिर्फ एंग्लो इंडियंस ही बैठ सकते हैं उन सीटों के ऊपर। और इसमें क्या होता है, इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, इसके अंदर इसका कौन होता है जो सारा कंट्रोल करता है। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं होता, स्पीकर होता है इसमें, प्रेसिडेंट कहीं नहीं बैठता। प्रेसिडेंट ऐसे काम, क्या कह रहे हो, प्रेसिडेंट। प्रिजाइडेड, हाँ प्रिजाइडेड वही होता है जो जो मीटिंग को कंट्रोल कर रहा है, या मीटिंग को जो, यहाँ से लिख लो। प्रिजाइड मतलब टू बी इन चार्ज ऑफ अ डिस्कशन और मीटिंग, किसी मीटिंग का जो चार्ज
मतलब अध्यक्ष उसका, या उसको कंट्रोलर, मीटिंग को पूरी को कंट्रोल करता है कि चुप रहो, शांत हो जाओ, तुम बोलो, तुम बैठ जाओ, इस तरीके से उसको प्रिजाइड। टू बी इन चार्ज ऑफ डिस्कशन, मीटिंग एटसेट्रा, परिचर्चा, बैठक आदि की अध्यक्षता करना। अध्यक्षता करना मतलब ये अध्यक्ष होता है। प्रिजाइडेड ओवर बाय स्पीकर, मतलब कौन अध्यक्ष, कौन होता है, स्पीकर होता है। स्पीकर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, स्पीकर, इस यहाँ जो चेयर पे बैठता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर, स्पीकर बोला जाता है उसको। राज्यसभा में जो चेयर पे बैठता है उसको हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट होता है। बोलते तो है लेकिन वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। चेयर का भी लिख लो, चेयर का मतलब यही होता है जो मीटिंग को जो, लिखो आई थिंक नहीं। हाँ वही थी मैंने, अध्यक्षता करना, इसका भी ये होता है किसी बैठक की अध्यक्ष। टू बी द चेयरमैन और चेयरवुमन ऑफ अ मीटिंग, मीटिंग की मतलब अध्यक्ष होना, मीटिंग का अध्यक्ष है, मतलब मीटिंग इसने आयोजित, इसी ने करी है मीटिंग। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, ये तो याद रखना ही रखना है। 100% कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा के मेंबर्स कितने होते हैं, 245, लोकसभा के कितने होते हैं, 543, पे चुनाव होता है 543 पे, जो एमपीज होते हैं उनको लोग इलेक्ट करके भेजते हैं 543 सीट्स पे। ठीक है, तो उसमें इसके द्वारा चेयर्ड की जाती है ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा में स्पीकर बैठता है। इम्पोर्टेंट हो गया, अब नीचे और पढ़ते हैं। गया इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ ये इसमें ये भी पूछ ले, क्या पता, ये भी बता ही देती हूँ। ये जो बैलेट बॉक्स है के बारे में पूछ लेते हैं, ईवीएम की फुल फॉर्म पूछ ले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हाँ क्या, तुम बताओ क्या कह रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ ईवीएम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और बता देती हूँ, रुको, रोल ऑफ द पार्लियामेंट को समझा तो दिया। हाँ इसके अंदर एक चीज और समझा देती हूँ। हाँ जैसे इसके अंदर देखो, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं, 303। ये देखो अभिमन्यु 543 है ना, तो 543 का कर लो हाफ, आधे से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए तभी वो पार्टी मेजोरिटी में आएगी। वो पार्टी मेजोरिटी में कहलाती है, मेजोरिटी मतलब ज्यादा मात्रा उसकी। और तो सीटें कितनी होनी चाहिए, 543 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 270, 2 7 जा, लेकिन इसमें पांच ही मान के हाफ करते हैं, तो 2 2 4 72 आया था। 545 को ही करना है, 545 का ही हाफ, लिखा हुआ क्योंकि है नीचे लिखा हुआ है ना, हाँ रुको तो नीचे देख, हाँ 272 ये लिखा हुआ ना, 270, ये देखो 2 सीट्स होते हैं एंग्लो इंडियन, 2 सीट एंग्लो इंडियन, 543 पे तो इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब चुने हुए लोग बैठेंगे। ठीक है, और 2 सीटें होती है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन हम उनको बोलते हैं जो ब्रिटिशर्स, आधे ब्रिटिशर्स आधे इंडियन, मतलब जिनके पूर्वज जो एंसेस्टर थे ना वो ब्रिटिशर्स हो, लेकिन वो अभी इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में ही मतलब रहते हैं, तो उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन। तो हाँ, अब 272 सीट्स हैं, 272 से ज्यादा, हाँ, किसने members to have a majority a party should have at least half the number 272 members or more, या तो 272 होने चाहिए या 272 से ज्यादा, एक ज्यादा ले आओ, 273 भी हो जाएगा ना तो वो पार्टी मेजोरिटी में आ गई, फिर लोकसभा के अंदर मतलब उस पार्टी की सरकार उसी की बन जाएगी पूरे देश में। अभी जैसे बीजेपी है, अपनी बीजेपी की सरकार कैसे बनी हुई है, नरेंद्र मोदी बीजेपी से ही तो है। तो बीजेपी की सरकार कैसे बनी, जो वोट हुए थे ना सारे एमपीस के जब वोट हुए तो 543 सीटों पे भी वोट हुए, 543 सीटों में से जो बीजेपी पार्टी ना, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी बहुत ज्यादा, कितने वोट आ गए बीजेपी पार्टी के, देखो ऊपर देख लेते ना, ये रहे, इसमें से समझ लेते हैं।
मैं समझा देती हूँ। 300। 303 वोट बीजेपी पार्टी में 303 वोट मिले, मतलब 303 एमपी है ना, 303 जगह से, 303 कॉन्स्टिट्युएंसीज से इसके भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जीत गए, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव जीत गए 303 कॉन्स्टिट्युएंसीज से। तो अब 272 से ज्यादा हो गई, मतलब मेजोरिटी में है ये पार्टी, तो इसी की सरकार बनेगी, इसी में से प्राइम मिनिस्टर इन्हीं के उसमें से चुना जाएगा, इन्हीं में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। तो इस तरह से मोदी फिर, और इसमें क्या दे रखा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बता दिया, ये पता होना चाहिए कि 272 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब हाफ से ज्यादा, जितनी भी सीटें हैं उसका आधा कर लो, उससे एक नंबर, एक सीट ज्यादा जीत जाएगा। और ओपोजिशन पार्टी कौन सी होती है, जो ये सारी ओपोजिशन पार्टी हो जाती है वैसे तो, लेकिन मेजर ओपोजिशन पार्टी कौन सी है, जिसके जैसे बीजेपी के 303 आए, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के आए 52, तो मतलब ओपोजिशन पार्टी वैसे तो सारी ओपोजिशन में आ जाएंगी, लेकिन ये मेन ओपोजिशन होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जितनी भी पार्टीज है, देखो कितनी पार्टीज के लोग, किसी कोई एक जीता है, इस पार्टी का यहाँ एक जीता है। कोलिशन, कोलिशन आ सकता है। कोलिशन क्या होता है कि मिलजुल के सरकार बनाना। सपोज 272 किसी के भी नहीं आए, कोई सी भी पार्टी के 272 लोग नहीं जीते, जैसे कि हम इसमें ले लेते हैं, जैसे इसमें देखो कांग्रेस के 206 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव जीत गए, ठीक है, यहाँ पे 116 है, लेकिन 272 तो किसी के भी नहीं आए। मेजोरिटी में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सरकार बनानी है देश के अंदर, जैसे बीजेपी की अभी पूरी सरकार है, मेजोरिटी में सरकार है बीजेपी की, क्योंकि जीत ज्यादा नंबर से जीते हैं वो, इसलिए सरकार। अभी ये तो कोई जीता ही नहीं, तो सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस की भी बन सकती और इसकी भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं बन सकती, दोनों की नहीं बन सकती सरकार। तो क्या करना पड़ेगा कि 72 बनाओ आप मिला जुला के, कि और पार्टी के जो लोग हैं, जैसे नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, या फिर राष्ट्रीय जनता दल, इनके लोगों को मिलाओ खुद में और 272 से ज्यादा बनाओ, तो तुम्हारी पार्टी बन जाएगी। तो वो कोलिशन हो जाती है। कोलिशन का मतलब होता है मेल जोल से जो पार्टी बनती है। जिनके साथ वो पार्टी बनी है तो वो भी है ना, उनके अंदर भी इनके जितने आधा हक उनका होगा। हाँ, वो भी कहेंगे कि हमारी बात भी मानो, नहीं तो हम तो हट जाएंगे, सरकार गिरा देंगे हम। वो हट जाएंगे तो सरकार गिर गई बस। हम इतनी सारी पार्टी कैसे बनाएंगे सरकार? नहीं, जैसे कोalition ये होता है ना, क्या होता है, जैसे 206 है कांग्रेस के पास, ठीक है, इसने सपोज इसको मिला लिया, सीपीएम के 16 मेंबर्स को मिला लिया कि तुम मिल जाओ हमारे साथ में, इनको भी मिला लिया, तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ, तो इनका तो फायदा है ना, मिलकर पार्टी बन रही है तो इनको फायदा ही है। जिसको फायदा लगेगा वो मिल जाता है, जिसको नहीं मिलना वो नहीं मिलता। तो मिलजुल के जो सरकार सरकार बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं कोएलिशन, कोएलिशन उसको बोला जाता है। ये बीजेपी का ही होगा, नहीं इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही होगा। क्या चीज? ज्यादा हक ज्यादा है हाँ, ना उसका। ज्यादा हक तो इसी का होगा, लेकिन वो भी, वो छोटे मोटे हैं वो, लेकिन वो भी है तो ताकतवर ही एक तरह से। अगर वो मिलेंगे नहीं तो पार्टी बनेगी नहीं। वैसे पहले ही पूछ लेते, देखो तुमको मिलना है तो आ जाओ मिल जाओ, ये नहीं मिलेंगे तो किसी और को मिला लेंगे, कितने सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टी के लोग हैं, देखो किसी को भी मिला लेंगे। तो दोनों ही समझौता करके मेल जोल करते हैं, जो भी दोस्त होते हैं, जो पार्टीज दोस्त होती है ना आपस में, वो मिल जाती हैं, वो एक दूसरे की बात मान लेते हैं। तो कोलिशन, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसका, या तो मेजोरिटी पार्टी से बनती है क्या पार्टी, या फिर कोलिशन बनता है। फिर अगर कोई भी मेजोरिटी नहीं जीतता तो कोलिशन, मतलब मिलजुल कर सरकार बनाई जाती है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, देखो लिखा हुआ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग मतलब जो राज करती है, जो पार्टी जो जीत गई है, जैसे बीजेपी जीत गई थी 303 वोट से, 303 सीटों से, तो 303 सीटों से बीजेपी जीत गई थी, तो रूलिंग पार्टी कौन सी होगी, बीजेपी होगी, तो उसी का प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी से बनता है, रूलिंग पार्टी, रूलिंग मतलब जो राज्य करती है जो पार्टी, उसमें से।
फिर फ्रॉम द एमपीज बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट। फिर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर बताता है कि ये होगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये होगा एजुकेशन मिनिस्टर, ये होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर। हर अलग अलग देश के अलग अलग होते हैं, देश के जो मिनिस्टर होंगे ना, एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देश का अलग होगा, और हर राज्य का भी अलग से, हर राज्य का अलग से एजुकेशन है, अलग से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है, और पूरे देश का होता है वो भी अलग से होता है। ठीक है, ऐसे होता है। वैसे इसमें विधानसभा का तो नहीं पूछा, इसमें सिर्फ देश का ही दे रखा है पूरे में। कोलिशन गवर्नमेंट ये आ जाए तो बताना, इसमें से चाहे टिक कर लो इसको अभिमन्यु। कोलिशन नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट, ये टिक ही कर लो। यहाँ पूरा ही टिक करना पड़ेगा। ऑफन टाइम्स, ऑफन मतलब कई बार, इन द रीसेंट शुरू पूरा ही टिक कर लो। चाहे पास्ट में क्या होता था, ऑफन मतलब होता है जो कई बार जो चीज होती है, प्राय मतलब कई बार, उसको हम ऑफन बोलते हैं। ऑफन टाइम्स मतलब कई बार। पास्ट में क्या होता था, रीसेंट पास्ट मतलब अभी पास्ट में, इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी। एक पार्टी को मेजोरिटी मतलब मिलती नहीं थी, इतनी सीटें मिलती नहीं थी किसी एक पार्टी को। दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए, किसी भी पार्टी को नहीं मिलती थी, ऐसा कई बार होता था। तो देन दे ज्वाइन टुगेदर, तो एक साथ ज्वाइन होते थे विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को वो ज्वाइन करते थे। और जो भी इंटरेस्टेड होती थी, हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न, जिनकी भी सिमिलर कंसर्न होती थी, एक जैसी कंसर्न होती थी, तो टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये टिक कर लो, कोलिशन गवर्नमेंट। और एक ये टिक कर लो, जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिलेक्ट करता है मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, उसके प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर को सेलेक्ट करेगा। जैसे कि डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं बहुत सारे। ये तो 3 एग्जांपल दे रखे हैं सर। हर चीज का होता है, ट्रांसपोर्ट का, एग्रीकल्चर का, हेल्थ का, फाइनेंस का, हर चीज का मिनिस्टर होता है। होम मिनिस्टर। हाँ, मिनिस्टर मतलब मंत्री। अब ये नीचे दे रखा है, दीज टू बिल्डिंग ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट द साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक वाज बिल्ट ड्यूरिंग द 1930। The photo on the left is the south block, which houses the prime minister's office, the ministry of defense, the ministry of external affairs। हाँ, ये भी, इसको भी टिक कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बिल्डिंग किसकी दिखा रखी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट की। सेंट्रल मतलब ये भी देश की है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है ये दोनों। ये जिसपे मैंने एरो कर रखा है, जिसपे आदमी घूम, ये राइट हैंड साइड वाला तो है नॉर्थ, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है साउथ। द फोटो ऑन, सॉरी, राइट पे ये है कारें घूम रही है, कारें घूम रही है, वो राइट है, और जो आदमी लेफ्ट। द फोटो ऑन द लेफ्ट इज ऑफ द साउथ ब्लॉक। ये जो पहली जो पिक्चर है ये है साउथ ब्लॉक की, फर्स्ट पिक्चर है ये साउथ ब्लॉक। विच हाउस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है इस बिल्डिंग में, साउथ ब्लॉक में। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस की जो भी मिनिस्ट्री है, डिफेंस के जो भी मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर वो है सब। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो तीनों यहाँ रहते हैं। नॉर्थ ब्लॉक में फोटो ऑन द राइट एंड दिस हैज मिनिस्ट्री ऑफ, इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसको टिक कर लो, इसमें 2 तरह के मिनिस्टर हो गए, इसमें भी 2 हैं और एक पीएम हो गया। The other ministries of the union government are located in various buildings in New Delhi। और जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। अदर मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मतलब पूरे देश की गवर्नमेंट, आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर ही अलग अलग बिल्डिंग्स है, वहां पे लोकेटेड है। जैसे इसके अंदर ये चीज ध्यान रखो, जो पहली पिक्चर है जिसको क्या बोला गया है, नॉर्थ, जो नॉर्थ ब्लॉक है ये सेंट्रल सेक्रेटरीट है दोनों। जो नॉर्थ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है सेक्रेटरीट, इसके अंदर तो है पीएमओ का हाउस है, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर है। बोल रहे हो साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है कौन से वाला, पहले वाला? इसमें। हाँ, पहले वाला साउथ ब्लॉक है, राइट राइट। लेफ्ट में है ना, जो लेफ्ट में है वो साउथ ब्लॉक, और जो राइट में है वो अपना है नॉर्थ ब्लॉक। तो पहले वाले में, हाँ तो पहले वाले में ही तो बता रही हूँ मैं,
जो साउथ ब्लॉक है इसके अंदर अपने कौन कौन है, पीएमओ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और जो नॉर्थ ब्लॉक है, वाला ब्लॉक है, इसके अंदर है अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं, अदर जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो अलग अलग जगह लोकेटेड है, दिल्ली के अंदर ही है। तो एक ये चीज ध्यान रख लेना। और राज्यसभा भी आ गया इसके अंदर। तो राज्यसभा का इतना ध्यान रखना। अच्छा, राज्यसभा तो पार्लियामेंट की है ना, विधानसभा होती है स्टेट की। तो राज्यसभा 245 मेंबर्स है ना, तो 233 तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। यहाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अभिमन्यु इसको टिक करना। देखो, राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। इसको टिक कर लो पूरे को, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं समझा देती हूँ। The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. जो राज्य सभा होती है उसका क्या फंक्शन होता है, प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो। ये एक तरह से स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। संसद के अंदर वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। कोई भी कानून बनाना है तो पहले लोग, पूरे देश के लिए सपोज कोई कानून बनाना है पूरे देश के लिए, तो सबसे पहले लोकसभा में वो डिस्कस होगा। लोकसभा में ज्यादातर मेंबर्स जो होंगे ना, जैसे 272 या 273 मेंबर्स ने कह दिया कि हाँ ठीक है, ये बिल सही है, देश के हित में है, भलाई में है, देश की भलाई में है, तो इसको पास बना दो इस लॉ को, तो फिर वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के मेंबर्स उसको पास कर देंगे कि हाँ ठीक है, उसमें भी मेजोरिटी से पास कर देंगे, तो फिर वो प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा और पूरे देश में कानून बन जाएगा। जैसे पूरे देश में कानून बनाया ना कि 3 तलाक, वो तलाक नहीं, ने बना दिया ना इसको। पहले क्या होता था, मुस्लिम्स के अंदर ऐसे 3 बार तलाक बोल देते थे ना, तलाक तलाक तलाक। पति पत्नी नहीं, अगर पति 3 बार बोल देगा ना तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता था, ऐसे होता था पहले। लेकिन मोदी ने उसको चेंज कर दिया। मोदी ने क्या करा, इसको हटा दिया कि ये कानून, मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं होगा देश के अंदर। 3 तलाक वाली चीज मोदी ने हटाई। तो उसमें भी क्या हुआ, पहले लोकसभा में डिस्कस होगा, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, फिर वो कानून बनता है। ठीक है। So the Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a, कोई भी कानून बनना है, किसी को भी कोई भी चीज कानून बनना है तो वो राज्यसभा में से पास होना चाहिए। It therefore has an important role of reviewing and altering the laws. Laws को alter करना मतलब होता है चेंज करना, रिव्यू करना मतलब उनको देखना, पढ़ना, रिव्यू करना। इनिशिएटेड बाय लोकसभा। लोकसभा ने जो भी कहा, लोकसभा ने सपोज पास कर दिया तो राज्यसभा मना भी कर सकती है। जरूरी नहीं है राज्यसभा पास करे, वो राज्यसभा के ऊपर है, मना भी कर सकती है और चेंज कर सकती है कि हम ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं। क्या कह रहे हो? अल्टरिंग मीनिंग ऑल्टर मतलब चेंज करना। जो भी कानून बनाया, सपोज कुछ भी कानून बनाया कैसा होना चाहिए, तो राज्यसभा उसको चेंज कर सकती है कि 18 साल होनी चाहिए शादी की, तो राज्यसभा कह सकती नहीं नहीं 18 नहीं 21 कर दे। मतलब जो कुछ भी कानून बनाए तो उसमें थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। The members of Rajya Sabha are elected by elected member of legislative assembly। ये ध्यान रख लो, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना स्टेट की, जो अपनी विधान सभा होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं ये बता रही हूँ यहाँ से। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जो विधानसभा होती है, जो हर स्टेट की अलग अलग विधानसभा होती है, तो हर स्टेट की जो अलग अलग विधानसभा होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं जिनको अपन ने चुना, जैसे अपने राजस्थान में 200 होते हैं टोटल, 200 को अपन ने चुन लिया, तो ये मेंबर्स चुन के राज्यसभा जो बैठते हैं ना उनको ये चुनते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ना, हर देश हर स्टेट के, ये चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इसको कर लो, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के चुने गए मेंबर्स को राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं ऑफ वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट के। तो 23 तो इलेक्टेड होते हैं और जो 12 होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट चुनते हैं।
इसको ध्यान रखना, राज्यसभा के 12 मेंबर्स, तो टोटल 245 होते हैं राज्यसभा में सीटें, जिसमें से 12 जो मेंबर होते हैं, 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं। नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकित करना, मतलब एक तरह से चुनना ही। तो 12 मेंबर्स तो प्रेसिडेंट चुनता है, और 233 मेंबर्स चुने जाते हैं जो जो विधानसभाएं होती है ना स्टेट की, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, वो चुनती हैं 233 मेंबर्स। बस इतना ध्यान रखो। आगे समझ में अभिमन्यु ये? यस मैम। Who are the people in parliament? लॉ मेकिंग का मैंने समझा ही दिया तुमको, कैसे बनाते हैं लॉ, इसी तरीके से बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एससी एसटी वालों के लिए भी सीट रिजर्व्ड होती है। शेड्यूल्ड कास्ट और वो शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी फुल फॉर्म होती है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी भी सीटें देखो, सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर, अब कितनी होती है ये नहीं बता रखा, लेकिन इसने बोला है कि कुछ सीटें रिजर्व्ड होती है। This has been done so the MPs elected from these constituencies will be familiar with the can represent Dalit and Adivasi interest in parliament. इसको भी टिक कर लो कि एससी और एसटी की क्यों सीटें रिजर्व्ड होती हैं, ताकि दलित जो लोग हैं उनको भी तो कोई रिप्रेजेंट कर सके, उनको भी रिप्रेजेंट, इसलिए एससी और एसटी की सीटें होती हैं। नहीं तो जो दलित को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, जो गरीब है उसको तो कोई रिप्रेजेंट, उसका कोई नेता ही नहीं है, तो गरीबी, गरीबों के बारे में कोई बताएगा ही नहीं, वो गरीब ही पड़े रहेंगे, इसलिए उनकी सीटें रिजर्व होती हैं। दिस हैज बीन डन सो दैट द एमपी इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो एमपीज चुने जाते हैं, विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित, दलित और आदिवासी लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके वो जानकार होते हैं, फेमिलियर होते हैं कि उनके दुख से, और उनके आदिवासी तो जैसे इनकी सीटें रिजर्व की जाती है। एससी और एसटी लोगों की सीटें रिजर्व, वुमन के लिए भी सीट रिजर्व करी है पार्लियामेंट के अंदर। ये देखो, ओनली 4% ऑफ एमपीज वर वुमन एंड टुडे इट इज जस्ट अबव 11%। तो ये लिखा है ना यहाँ पे, सिमिलरली इट हैज मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमन, वुमेन्स के लिए भी सीट का रिजर्वेशन होना चाहिए। दिस इश्यू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, ये अभी भी डिबेट चल रहा है इसमें इतना ही है, बस यही है। अभिमन्यु तुम्हें और कुछ पूछना है तो तुम पूछ लो। स्टेट होता है ना, स्टेट उसको कौन कंट्रोल करता है? स्टेट को ये अपना चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री होता है, देखो पूरे देश का क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन होता है, प्रेसिडेंट। अब देखो सबसे ज्यादा पावरफुल तो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर पास होती है एक तरह से सारी ताकत, मतलब बड़ा प्रेसिडेंट होता है, लेकिन सारा काम कौन संभालता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पूरा काम, प्राइम मिनिस्टर जो भी काम मिनिस्टर को करना है। प्रेसिडेंट एक तरह से दादाजी है, दादाजी जैसे बैठे रहते हैं ना, बड़े हैं दादाजी, लेकिन काम कौन संभालता है, घर का पापा संभालते हैं काम पूरा, ऐसे समझ लो इसको। तो प्रेसिडेंट तो हो गए दादाजी, और प्राइम मिनिस्टर हो गए पापा। प्रेसिडेंट बड़ा होता है पद में, प्रेसिडेंट का ओहदा ऊंचा होता है, प्राइम मिनिस्टर का नीचा होता है, लेकिन काम सारा प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, ऐसे ही स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर तो हो गया बेटा, और दादाजी कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, और कौन होता है, स्टेट का क्या होता है, अभी उन्होंने बताया था ना मैंने। स्टेट स्टेट के अंदर एक तो चीफ मिनिस्टर, मंत्री, एक राज्यपाल को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, मुख्यमंत्री। हाँ मुख्यमंत्री होता है स्टेट का, प्रधानमंत्री होता है राज्य उसका, मुख्यमंत्री होता है स्टेट का, प्रधानमंत्री होता है देश का। जैसे अपना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना, वो पूरे देश का है। ठीक है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं मुख्यमंत्री। वो कहाँ का होता है, अपना स्टेट का होता है। हर स्टेट का अलग अलग चीफ मिनिस्टर होता है, अलग अलग मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक होता है,
उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नर। हाँ, गवर्नर बोलते हैं इसको। राज्यपाल हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। तो जो गवर्नर होता है ना मन्यु, ओपन कर रही हूँ, हाँ। तो क्या होता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर तो हो गए पापा, और जो गवर्नर होता है वो होता है उसका दादाजी होता है स्टेट का। गवर्नर बड़ा होता है, गवर्नर का ओहदा बड़ा होता है, लेकिन काम सारे चीफ मिनिस्टर करता है। लेकिन जो गवर्नर होता है ना, वो सारा देखता रहता है गवर्नर कि कॉन्स्टिट्यूशन के। हेलो, सुन रहे हो ना अभिमन्यु? यस मैम। हाँ, तो गवर्नर क्या होता है, सारी चीजें देखता है कि कानून का सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गवर्नर पूरा ध्यान रखता है, देखभाल करता है पूरी गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर सारा काम चीफ मिनिस्टर संभालता है स्टेट का। और पूछो, और कुछ पूछना है तो, क्योंकि आज मैं ना 4/1930 पे मैं आज रख दूंगी, क्योंकि तो कुछ काम है थोड़ा। और बताओ, और पूछ लो। अभी है ना कितनी वुमेन्स की है ना सीट होती है? रिजर्व्ड वो इसने दे नहीं रखा अभी, मंजू इसके अंदर बता नहीं रखा। यही बोला है अभी तो कि वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व्ड होनी चाहिए। और अभी बताया नहीं, अभी डिबेट ही चल रहा है इसके ऊपर। सिमिलरली इट हैज मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन सीट फॉर वुमेन। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। स्टिल मतलब अभी भी ये डिबेट चल रहा है, मतलब बहस चल रही है इसके ऊपर। एससीज एंड एसटीएस उनकी फुल फॉर्म क्या होती है? कौन सी? एससीएस एंड एसटीएस। एससी और एसटी। एससी तो होगी शेड्यूल्ड कास्ट, और एससी होती है शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, जैसे तुम गूगल पे डाल दोगे ना एससी फुल फॉर्म, उस पे आ जाएगा पूरा लिखा हुआ। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब होती है। और पूछ लो। रखो फिर मैं। यस मैम। अच्छे से देख के आना टेस्ट, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। यस मैम। चलो ठीक है, बाय।
हेलो। हाँ वो मैंने लिंक सेंड किया है व्हाट्सएप पे। भल्ले जी ने मुझे बताया था अभी कि 7:30 पे क्लास लेनी है बच्चों की। तो मैंने लिंक सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे, उस पे क्लिक करते ही वो आ जाएंगे बच्चे इधर। हेलो। हाँ हाँ, उस पे मैंने भेज दिया, व्हाट्सएप पे लिंक भेज दी। हाँ हाँ, मैंने बोला तो उनको फोन करके बता दिया, जूम है ना उनके पास में, जूम ऐप। अच्छा हाँ, जूम ऐप पहले डाउनलोड करेंगे और फिर इस पे क्लिक कर देंगे बस।